गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ जुलाई 26 को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह नहीं टाइम मिल पाया। जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है हिमाचल में लैंड स्लिप हुआ है। देखो अब कितनी कंडीशन देखी जा रही है। अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं, चाइना अपने आप फ्लड आ रहा है, यूएस में फायर लगी हुई है, फ्लोरिडा रीजन में भी वहाँ पे फ्लड है। उसके बाद हमारी जो साउदर्न स्टेट है सारे सब में फ्लड है, लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, बार बार चीज़ें दिख रही हो। तो ये सब कारण क्या है? यूएस में इतनी सारी डेथ हुई हीट स्ट्रोम की वजह से, हीट डोम की वजह से। ये सब कारण क्या है? सबके पीछे कारण है क्लाइमेटिकल चेंज। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा क्लाइमेटिकल चेंज के बारे में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। इससे हमें क्या पढ़ना है? इससे हमें पढ़ना है एनडीआरएफ के बारे में, क्योंकि हर जगह देखा जाता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसको बार बार यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कैसे ये वर्क करती है। तो हम जाएंगे अपने नोट्स के ऊपर। अगर आपको चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम के चैनल पे, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉर्निंग में ही ये वाली पीडीएफ मिल जाती है। हिंदू हाईलाइट्स मिल जाता है, इंडियन एक्सप्रेस हाईलाइट मिल जाता है, और डेली बेसिस पे 10 to 15 क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर, ना कि बेसिक क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड है। करंट में कोई बॉडी है, कोई चीज़ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत जो माइंड मैप्स हैं या फिर शॉर्ट नोट्स हैं चीज़ों के बारे में, वो वहाँ पे रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। जो एनडीआरएफ है ये नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। आपको ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। इट ओनली डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसी कोई फोर्स जो डिजास्टर के लिए ही बनाई गई हो, ऐसी वर्ल्ड में ये इकलौती ऐसी फोर्स है। इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, और ये वर्क करती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर। ये वर्क करती है, जो उसको पावर, पॉलिसी, प्लान बताए जाते हैं इस अथॉरिटी के अंदर बताए जाते हैं। एट ए प्रेजेंट इसके पास 12 बटालियन है एनडीआरएफ की, विच डिप्लॉय स्ट्रेटेजिकली अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड द इमीडिएट रिस्पॉन्स। अगर देखो ये एनडीआरएफ के आदमी है, कोई कुछ भी हो जाए, कोई डिजास्टर ऐसा आ जाए कि सेंट्रल अपनी फोर्स भेजती है। 4 बटालियन सेंक्शन बाय द यूनियन कैबिनेट। तो ये सारी इसमें कुछ न्यू बटालियन इसमें सेंक्शन की गई हैं, तो और बढ़ा दी गई हैं। तो ये इसके मैंने आपको बताया किसके बारे में, एनडीआरएफ के बारे में। तो आपको याद रखना है इसका कहाँ है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कौन इसको वर्क देखता है। कुछ बैकग्राउंड है इसके कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके आए 2005 में, ये स्टैट्यूटरी प्रोविज़न लेके आए, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनडीआरएफ को बनाया गया 2005 के एक्ट से बनाया गया। स्पेशल रिस्पॉन्सिव नेचर एंड मैन मेड डिजास्टर, कुछ भी हो, चाहे मैन मेड डिजास्टर हो कुछ, उसको भी ये देखने जाती है। 2 नेशनल क्लाइमेटी हुई थी, जैसे उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक फीलिंग आई लोगों के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर कि कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए। उसके बाद सुनामी आई, कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो नेशनल डिजास्टर को कंट्रोल कर पाए, एकदम से रिस्पॉन्स दे पाए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके आए 26 दिसंबर 2005 को, यानी कि क्रिसमस के अगले दिन, और हमने ये फोर्स तैयार की। इसके कुछ रोल्स होते हैं जो मैंडेट होते हैं, जैसे स्पेशलाइज रिस्पॉन्स देना कोई ड्यूरिंग द डिजास्टर, प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट करना ड्यूरिंग द डिजास्टर सिचुएशन पहले से ही, उसके बाद एक्वायर करना, कंटिन्यूसली अपग्रेड करना ट्रेनिंग एंड स्किल को डिजास्टर के हिसाब से, और भी बहुत काम है, बेसिक डिफेंस, ये सब चीज़ के लिए काम करती है। बिल्डिंग प्रोग्राम, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, इन सब के लिए काम करती है। वाई इट इज़ सेड टू बी यूनिक, ये यूनिक क्यों है? इट इज़ ओनली डेडिकेटेड फोर्स इन द वर्ल्ड। आपको पता ही है डिजास्टर के लिए काम करती है, ऐसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री पर ऐसी फोर्स नहीं है डिजास्टर के लिए काम करती है। ओनली एजेंसी विद कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, हैविंग मल्टी डिसिप्लिन, मल्टी स्किल, मल्टी टेक्नोलॉजी, आपका स्टैंड अलोन नेचर, मतलब ये ऐसी एक बॉडी है जिसके पास मल्टी डिसिप्लिन, कुछ भी काम कर सकती है। फायर में भेज दो इसे, डिजास्टर है। कोई बिल्डिंग में कुछ हो गया उसमें भेज दो, डिजास्टर है। पानी में आ गया, पानी में भेज दो, आग में आ गया, आग में भेज दो, कहीं भी भेज दो। तो मल्टी है, मल्टी टेक्नोलॉजी, मल्टी स्किल है। एक्सपीरियंस पैरामिलिट्रिकल जो पर्सनल होते हैं, स्पेशलाइज जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इक्विटेड फॉर द डिजास्टर रिस्पॉन्स। इसमें कैसे लिया जाता है? जो आपके एक्सपीरियंस पैरामिलिट्री होती हैं, जो आपकी ये CISF, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद SSB, ये सारी फोर्स, इसमें से एक्सपीरियंस बंदों को लिया जाता है, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनको एनडीआरएफ में रखा जाता है।
कैपेबिलिटीज़ क्या है इसकी? फॉर अंडरटेकिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स, प्रिवेंट करना, मिटिगेट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये सारे इनके काम है। अब मैंने आपको एक अथॉरिटी बताया था जो पूरा इसको देखती है अथॉरिटी, उसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको पीएम चेयर करते हैं। और एनडीआरएफ आता किस मिनिस्ट्री के अंदर है? आता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर है, होम अफेयर के अंदर है। पर ये बॉडी को चेयर कौन करते हैं? ये करते हैं पीएम, करते हैं इस अथॉरिटी को। तो हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल प्रायोरिटी रखा, हाई पावर कमेटी बनाई गई उसके लिए अगस्त 1919 में, ठीक है ना। गुजरात का अर्थ क्यों का है, उसको सब चीज़ को देखते हुए फिर एक एक्ट लेके आए हम। एक्ट लाने का मतलब क्या था कि हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है कि हम उसके लिए स्पेशल फोर्स रहे। तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया और एनविसिस किया, इसके अंदर क्रिएट किया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, हेडेड बाय द पीएम। तो पीएम की होगी नेशनल लेवल पे। अब कुछ स्टेट लेवल पे भी होता है, तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, उसको कौन देखता है? उसको सीएम देखते हैं। अब ये हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट होती है। मैं आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएम होते हैं वो उस चीज़ को देखते हैं। तो आपको याद रखना है। छोटी चीज़ मैंने इस बॉडी के बारे में डिफरेंस क्या बताना चाहता था, एनडीआरएफ है, उसमें ऐसे लिखा है प्री के अंदर कि उसको कौन देखता है? उसको देखता है आपका मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, पर नहीं, अथॉरिटी को पीएम करते हैं। हाई पावर्ड कमेटी है एक तरीके से, तो इसको पीएम देखते हैं, इसके सारे रिस्पॉन्स को। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ हमने एनडीआरएफ के बारे में पढ़ा, हमने चीज़ों के बारे में पढ़ा, कमेटी के बारे में पढ़ा, क्या होता है उस सब चीज़ के बारे में पढ़ लिया। और कोई भी न्यूज़ ये हमारी जानने के लिए नहीं है, ये हमारी जानने के लिए नहीं है, ये हमारी जानने के लिए नहीं है, ये कितनी डेथ हुई है हमने नहीं जानना है, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। ये हमारी नहीं है कि मेट्रो में क्या हुआ, कितनी बढ़ा दी गई सीटें। अब हमारे लिए जानने की ये इंडिया में अभी तक जो यूनेस्को की साइट है वो 38 है। उसमें कुछ नेचुरल है, उसमें कुछ कल्चर है, उसमें कुछ मिक्स है। मैं आपको अंतर बताऊंगा नेचुरल क्या होती है। कुछ नेचुरल साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रखी है। नेचुरल मतलब होता है नेचुरली, जैसे आपके नेशनल पार्क्स होते हैं उनको रखा है। कल्चरली जो कल्चर से इंपॉर्टेंस, आधुनिक मतलब पुराने काल की बिल्डिंग्स होती हैं, इन सब चीज़ को एक मिक्स होती है। मिक्स का मतलब जो नेचुरल भी है और कल्चर दोनों तरफ से इंपॉर्टेंस है, उसे मिक्स में रखा जाता है। इंडिया में एक ही है ऐसी। तो टोटल 38 है और 39th ये वाली हो गई है। अब ये वाली आपका रमापा टेम्पल पालमपेट तेलंगाना के अंदर है, ऐसे याद रखना। ये 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग थी, चाइना के अंदर थी, मतलब कि ऑर्गेनाइज ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। यूनेस्को की जो कमेटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, उसकी मीटिंग थी। उसमें बात उठी कि इनको रमापा और कटकिया जो टेम्पल है जो हमने नॉमिनेट किए थे, हम नॉमिनेट करके भेजते हैं कि हमारी ये साइट को आप यूनेस्को हेरिटेज में डालो। क्यों डालो? क्योंकि इससे एक पूरा इंटरनेशनल एक अपीयरेंस बनती है। लोग देखते हैं यूनेस्को की साइट है, लोग देखते हैं, टूरिज्म बढ़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, चीज़ों के बारे में पता लगता है लोगों को। तो हमने 2 की रिकमेंडेशन भेजी थी, एक तो रमापा और एक काकतिया टेम्पल, ठीक है ना। 2014 में रिकमेंडेड किया, तब तक नहीं हुआ था, नॉमिनेशन भेजा था हमने। पर अब जाके जब कमेटी बैठी, चीज़ें देखी गई, अब दोबारा उन्होंने इसको रिव्यू किया है। कोविड की वजह से इसकी मीटिंग भी डिले हो गई थी। फिर बाद में जो आपका रमापा जो टेम्पल है पालमपेट में जो है, उसको क्या कर दिया, यूनेस्को हेरिटेज घोषित कर दिया है। अब ये टेम्पल के बारे में थोड़ा सा इसमें से बता देता हूँ। ये आपकी रचला सेनापति रुद्राया की जो थे उन्होंने बनाया था। रचला सेनापति रुद्राय के थे। जो रुद्राय थे वो काकतिया किंग थे। आपकी गणपति देवा जो जगह थी, और उसमें आपके 13वीं सेंचुरी में ये थे जब ये मंदिर बनाया गया था। फिर थोड़ा कोलैप्स भी हो गया था मंदिर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आपके कातेश्वरया के टाइम पे। फिर ये 2220 किलोमीटर है हैदराबाद से। दिस टेम्पल इज़ फॉर द, मतलब जो उसके क्राफ्टमैनशिप है ना, इस टेम्पल की जो क्राफ्टमैनशिप है, जो बिल्डिंग्स है, उसके नाम से जाना जाता है, उस चीज़ों के नाम से जाना जाता है। जो टेक्निक इसमें चीज़ यूज़ की गई है उस चीज़ के नाम पे जाना जाता है। द फाउंडेशन इज़ बिल्ड विद ए सैंड बॉक्स। तो आपको याद रखना है 2-3 चीज़। एक तो रमापा टेम्पल किसने बनाया? ये बनाया आपका रुचिलीला ने, और रुचिलीला सेनापति थे आपके रुद्राया के, और रुद्राय जनरल थे काकतीय किंग के। काकतीय किंग गणपति देवा 13वीं सेंचुरी में। तो आपको ये याद रखना है। फिर इसमें ग्रेनाइट जो पत्थर है, जो पिलर्स हैं, जो इसमें पिलर्स ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ हुआ है फ्लोरिंग के लिए, और इसमें पिलर्स के लिए इसमें बेसाल्ट का यूज़ हुआ है। द लोअर पार्ट ऑफ द टेम्पल इज़ वो रेड स्टोन सैंडस्टोन का बना हुआ है। वाइड जो गोपूपुरम है, गोपूपुरम, ये देखो ये गोपूपुरम है, ये वाला वाइट दिख रहा है।
तो वो जो है वो बिल्ड बाय द वाइट पत्थर से बना हुआ है, लाइट ब्रिक डेट फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो इन सब चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो नॉर्वे ने मतलब नॉर्वे भी था इस मीटिंग के अंदर, उसने मतलब क्रिटिसाइज़ किया था, नहीं अपोज किया था कि नहीं रखो, पर सब कंट्री ने मिलके इसको ऐड कर दे यूनेस्को के अंदर। अब हमें क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ तो लिया 39 ही है, तो 38 के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं यूनेस्को क्या होता है। व्हाट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वर्ल्ड हेरिटेज कोई भी ऐसी साइट क्लासीफाइड नेचुरल मैन मेड एरिया स्ट्रक्चर, देखो इसमें मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, डेट इज़ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए रिक्वायरिंग स्पेशल प्रोटेक्शन उसे चाहिए। साइट ऑफिशियली रिकोगनाइज द यूएन एंड यूनाइटेड नेशन, एजुकेशन जो है यूनेस्को ने रिकोगनाइज की है। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, यूनेस्को करता है, और उसका यूनेस्को बिलीव करता है जो साइट है वो क्लासीफाइड हो ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज इंपॉर्टेंस उसे मिले। कुछ की फैक्टर हैं, ये आप जाके खुद पढ़ लेना, ये मैं अब रिपीट नहीं करूँगा। की फैक्टर क्या है, वही कंसिडर करना, इंटरनेशनल और इंटरेस्ट दिखाना इंटरनेशनल लेवल पे, ये सब चीज़ें, ये सब हम पढ़ेंगे। यूनेस्को एंड इंडिया। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनेस्को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के लिए, आपसे पूछा जाएगा। नेशनल कमीशन इन इंडिया डेट वर्क विद यूनेस्को एज ए मैंडेटरी बाय यूनेस्को कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इंडियन नेशनल कमीशन ऑफ कोऑपरेशन विद यूनेस्को, INCCU। जैसे यूनेस्को की मीटिंग हुई, अब इंडिया में देखभाल कौन करता है यूनेस्को की साइट्स की, तो ये INCCU है, ये चेक करती है कौन सी ऐड करनी है, यही रिकमेंडेशन गवर्नमेंट इसको भेजती है, ये ऊपर भेजती है, ऐसे चलता है। जो NNCCU है कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट डेवलपमेंट। इसको चेंज कर लेना HRD को, इसको कर लेना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, जो 12th क्लास वाले को देखता है, तो उसी के अंदर ये आता है INCCU, ये भी आप याद रखोगे। यूनेस्को जो है इट इज़ ए प्रेजेंस इन इंडिया सिंस 1948, जब से आज़ाद हुए उसके 1 साल बाद से ही ये हमारे देश में है। इसके 2 ऑफिस हैं हमारे देश के अंदर। इंडिया हैज़ बीन कंटिन्यूसली री इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बोर्ड यूनेस्को सिंस 1946। इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जो एग्जीक्यूट करता है किसी रूल्स को, उसमें इंडिया कंटिन्यूसली इलेक्टेड होता हुआ आ रहा है। मेंबर आर इलेक्टेड 4 ईयर टर्म्स के इलेक्टेड होते हैं। इंडिया मेक ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फंड एवरी ईयर, पैसा भी देते हैं हम, क्योंकि पैसा बहुत सारे देशों से कलेक्ट करते हैं। यूनेस्को कैटेगरी 1 है, इंस्टीट्यूशन डेडिकेट टू एजुकेशन फॉर ए पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एस्टेब्लिश इन 2012, कॉल्ड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी आप याद रखना। लोकेटेड इन न्यू दिल्ली के अंदर। SDG 4.7 को फुलफिल करने, 4.7 किस चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए। मैंने आपको पढ़ा ही चुका हूँ SDG गोल याद रखने के लिए, कि कैसे याद रखोगे। एक प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे इंटरनेशनल की प्लेलिस्ट है, और वहाँ पे जाना SDG गोल्स के बारे में प्लेलिस्ट देख लेना, 10 मिनट में याद हो जाएंगे। आप 2-3 बार वीडियो देख लोगे अगर SDG गोल्स सारे। तो ये हैं, तो हमारे यहाँ कुछ साइट्स हैं। पहले हम बताऊंगा नेचुरल साइट कौन कौन सी हैं इंडिया में, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को के अंदर आती हैं। तो उसमें सारे पार्क ही होंगे, जैसे आपके काजीरंगा नेशनल पार्क है, किली राडो निघाना नेशनल पार्क है राजस्थान का, मानस है, फिर दोबारा से ये तीनों एक साथ हुए थे, ये हो गया। फिर नंदा देवी है उत्तराखंड का, फिर सुंदरबन है आपका वेस्ट बंगाल का, वेस्टर्न घाट है पूरे आपके जो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु, केरला से जाते हैं, इनको 2012 में ऐड किया गया। तो आपको देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और भी हैं 7, तो 7 हमारे पास कौन से हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में 2014 में इसको ऐड किया गया। तो लास्ट में जो नेशनल पार्क में ऐड हुआ है वो हमारा कौन सा हुआ है, वो हमारा हुआ है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गए 7 हमारे कौन से हो गए नेचुरल। अब पढ़ते हैं कल्चर। कल्चर बहुत सारे हैं, बचे हुए जो हैं 7 के अलावा 32 कल्चर ही हैं हमारे पास। अब है आर्किटेक्चर जो आपका है, जो आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर है, मॉडर्न जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है ना, उससे जो ली आपका कार्बोजी ने बनाया था चंडीगढ़ में, जो आर्किटेक्चर बनाया वहाँ की बिल्डिंग, पार्लियामेंट टाइप कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाई, 2016 में उसको ऐड किया गया। फिर विक्टोरिया आर्ट डीगो है आपका, विक्टोरियन करके महाराष्ट्र के अंदर, वो 2008 में 18 में। अहमदाबाद सिटी है हिस्टोरिक 2017 में, जयपुर सिटी है 2020 में, और 2021 में कौन सा ऐड किया गया, जो मैंने आपको टेम्पल बताया, रामप्पा टेम्पल जो मैंने आपको बताया वो 2021 में ऐड किया गया। आर्कियोलॉजिकल साइट है जो नालंदा है आपका बिहार के अंदर, उसको ऐड किया गया है। फिर रानी की वाव गुजरात के अंदर 2014 में उसको, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, जितने भी हिल फोर्ट है राजस्थान में वो 2013 में ऐड किए गए हैं। फिर जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं राजस्थान वाला 2010 में
रेड फोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, पूरा रेड फोर्ट का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है 2007 में। फिर उसके बाद आपका चंपानेर, आपका वाडागढ़ करके गुजरात में है, ये 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में जो है, CST जिसे बोलते हो आप, रेलवे का, 2004 में। फिर रॉक शेल्टर बिम्बिटका लेक जो आपकी केव्स है बिम्बिटका, इनका एंशियंट हिस्ट्री से ताल्लुका है, तो मध्य प्रदेश में 2003 में। फिर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है बोध गया में 2002 में। जो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया है तमिलनाडु में, उसको, हुमायूं टॉम को, कुतुब मीनार को, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सांची में, एलिफेंटा केव महाराष्ट्र की, ग्रेट लिविंग छोला टेम्पल हो गया, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली पढ़ लेना। अपनी अपनी स्टेट का तो कम से कम याद रखना। मेरी स्टेट का कौन सा है, फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश का, आगरा का फोर्ट है उत्तर प्रदेश का, और ताजमहल है उत्तर प्रदेश का, 1983 में जी ऐड किए हैं। अभी जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो है आपका रामापा टेम्पल, क्या नाम है उसका, रामापा ही टेम्पल नाम है, एक बार देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। तो रामापा उसका टेम्पल का नाम है। अब इसमें एक ये भी आती है, इसमें क्या आता है, इसमें एक मिक्स्ड साइड भी आती है जो नेचुरली और कल्चरली दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो नेचुरली भी है और कल्चरली भी, दोनों के लिए। तो एक ही साइड से आपको याद रखना है, उसका नाम है आपका कंचनजुंगा नेशनल पार्क। ये आपने पढ़ा होगा कि सिक्किम के अंदर कंचनजंगा जो हाईएस्ट पीक है, जो इंडिया में है, पीओके की नहीं बता रहा मैं, K2 भी बोल सकते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं जो पीओके में, पर जो प्रेजेंटली इंडिया में है वो आपकी कंचनजंगा है, एवरेस्ट के बाद जो इंडिया में हाईएस्ट पीक है। तो आपकी जो आपके रामापा जो टेम्पल था, इसके बाद किसको बनाया गया, ये आपका होगा 39 हेरिटेज के अंदर आएगा, रामापा टेम्पल जो है। तो ये 39 हेरिटेज साइट है इंडिया में टोटल। मिक्स एक ही है, आपको याद रखना है, मिक्स एक ही हमारे इंडिया में, वो है आपकी कंचनजुंगा जो आती है सिक्किम में। फिर दूसरी जो न्यूज़ आती है, गोदावरी ने पानी छोड़ दिया उसके डैम से, तो नीचे के जो डाउन स्लोप्स हैं या फिर डाउन स्ट्रीम वाला एरिया है उसमें बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गई है। तो हमें ये तो पढ़ना नहीं कहाँ कहाँ फ्लड आई है, कैसे आई है, कौन सा अलर्ट जारी हुआ है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है गोदावरी, ये गोदावरी रिवर है, ठीक है। ये निकलती है आपका महाराष्ट्र में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, नासिक के आसपास देखो त्र्यंबकेश्वर हिल्स है, वहाँ से कहीं ना कहीं निकलती है और जाके महाराष्ट्र को क्रॉस करती हुई आपकी तेलंगाना को क्रॉस करती हुई, आंध्र प्रदेश को क्रॉस करती हुई बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है, अंदर चली जाती है। अब हमें पढ़ना है कौन कौन सी इसमें रिवर आके मिलती है। जब ये आप पढ़ोगे ये ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो, अगर आप इस फेस में खड़े हो, इधर आपका राइट हैंड होगा, इधर आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो हम पढ़ेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है। जो पहली जो ट्रिब्यूटरी आती है, देखो ये आई और ये आके मिल गई, तो पुराना बोल रहा हूँ, पुराना पहली इसकी ट्रिब्यूटरी है। पुराना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दुधना। पुराना की कौन सी है, दुधना, क्योंकि पुराना में कौन सी मिल रही है, दुधना, पर नीचे तक कौन सी जा रही है, वो जा रही है आपकी पुरना। तो पुरना आपको याद रखना है पहली ट्रिब्यूटरी। फिर यहाँ से एक रिवर आके मिलती है पेनगंगा, ये आके मिली पेनगंगा। पर पेनगंगा भी 3 ट्रिब्यूटरीज है और कहीं ना कहीं ये ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की बोलेंगे। पहली आती है आपकी पेनगंगा, जो पेनगंगा मेन रिवर है, ये पेनगंगा है पूरी जो आ रही है पेनगंगा से मिलती है आपकी वर्धा मिलती है, जो विदर्भा रीजन से निकलती है, तो वर्धा बोलते हैं। विदर्भा रीजन जो है महाराष्ट्र का, ये हो गई। और एक होगी आपकी वैनगंगा, ये कहीं निकलती है आपका मध्य प्रदेश से निकलती हुई आती है आपका, तो वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, ये आपको याद रखनी है। पर आगे तीनों किससे मिलेंगी, पेनगंगा से, तो आगे पेनगंगा बन जाएगी, ठीक है। फिर एक रिवर है इंद्रावती, ये होगी आपकी इंद्रावती। और लास्ट में मिलती है आपकी, वो मिलती है साबारी रिवर, देखो साबारी। तो आपको याद रखना है कितनी होगी, मैंने बताया पुरना, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, आपकी साबारी, ये आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे राइट बैंक वाली, ऊपर लेफ्ट बैंक वाली था और इधर है राइट बैंक वाली। तो जब सबसे पहली रिवर मिलती है वो मिलती है आपकी परावारा, फिर मिलती है मंजरा, ये आ गई मंजरा, और फिर मिलती है मानियार, ये आ गई मानियार। तो नीचे जो रिवर है मंजीरा, मानियार, पारावारा, आप कुछ इनको याद रखने के लिए कैसे करोगे, आप शब्द लोगे PWWIS। अब आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हो वो आपके ऊपर है।
दूध पीता पागल वागल, वागल कर सकते हो, वी से होता है वागल, डब्ल्यू से सोच लो वागल। दूध पीता पीता पागल वागल, दूध पीता पीता, दूध पीता पागल, कुछ ऐसे कर लो याद रहने के लिए। अपनी ट्रिक बना सकते हो, सोचनी पड़ेगी कोई ना कोई ट्रिक। ये होगी आपकी, जितनी होगी ये होगी आपकी लेफ्ट बैंक। राइट बैंक में पढ़ सकते हो आपके परावा, मंजरा और मनमार। PMM, PMO बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ PMM, या कि परावारा, मंजीरा और मानियार, ये कुछ रिवर हो गई। आगे और चलते हैं, देखो आपको और मिलेंगी, और मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। पहले हम सिंपल फॉर्म में, फिर उससे बड़ी फॉर्म में। ये आपकी रिवर आ गई है, ये जा रही है गोदावरी, ये पहुंच गई नीचे। जो मैंने आपको यहाँ पे देखो मंजरा है, कहीं पे मंजीरा है, तो यहाँ पे जो मंजीरा है ना, मंजरा है, इस पे एक डाम पड़ता है जिसे बोलते हैं निज़ाम सागर, जिसे बोलते हैं निज़ाम सागर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा आपको निज़ाम सागर, ठीक है। और फिर जैसे अब आगे चलोगे, गोदावरी भी एक पड़ता है श्रीराम सागर, श्री राम सागर, ये भी गोदावरी को, और मेन गोदावरी के ऊपर पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको रिवर जो बता रहा था, आपको धरना मैंने बता दी थी, वर्धा बता दी थी मैंने। ऊपर अगर आप वैनगंगा में जाओगे, वैनगंगा बताई थी मैंने जो आके मिलती है, वैनगंगा ऊपर जाओगे तो इसमें होती है एक अपर वैनगंगा, एक होती है पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व पड़ा होगा जो मध्य प्रदेश में पेंच होती है, और एक होती है कान्हा, कान्हा भी टाइगर रिजर्व है, काहन ये हो गई। तो वैनगंगा भी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, अपर गंगा, पेंच और कान्हा। और आपकी पेन गंगा भी 3 है, वर्धा, और मैंने 2 ऊपर बताई थी आपको, वर्धा के साथ साथ मैंने आपको पुराना, नहीं पेन गंगा पुराना, हाँ देखो ये रही पुराना, पूर्णा, वर्धा, और एक पेन गंगा ही है। फिर लास्ट में आपको इंद्रावती आ जाएगी, और अब शापरी आ जाएगी, आपको याद रखना है। तो निज़ाम सागर किस पे है, वो मंजरा पे है। मानेर ये होगी, और बीच में और एक और पढ़ना चाहते हैं पेदावागु, पेदावागु, ये देखो पेदावागु। और यहाँ पे ऊपर भी और पढ़ोगे तो आप यहाँ पे परावारा, परावारा मैंने बता दी, मूला, मूला भी एक है, मूला। तो आप ऐसे याद कर सकते हो रिवर को, एक लिस्ट बना सकते हो पूरी, अभी टाइम नहीं है, यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो, और शॉर्ट ट्रिक अपनी डेवलप कर से आप उस चीज़ को कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अपने हिंदू के ऊपर, स्पीड में चलते हैं, थोड़ा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर थोड़ी दिक्कत होती है चीज़ों करने के लिए। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर लिंगायत के बारे में मैंने बताया था, लिंगायत कम्युनिटी अपनी डिमांड कर रहे हैं सेपरेट माइनॉरिटी स्टेट, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ऐसा एक स्टेटस ये चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। अभी कहते हैं जॉइनिंग द डॉट ऑफ सेकंड कमिंग पेगस। ये क्या बोल रहा है, ये कंपेयर कर रहा है, जो ये आपके ये पेगासू करके जो वायरस आया, पेगासुस करके जो वायरस नहीं, जो आपने स्नूपिंग किया फिर या फिर स्पाई किया, इजराइल बेस्ड कंपनी है जो बहुत सारी देशों को सप्लाई करती है चीज़ें, मतलब सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर ये इसने क्या किया, इसने स्पाई भी किया बहुत सारे देशों के आदमियों के ऊपर। ये बोलते हैं गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, सीधी सीधी बात बोलते हैं, गवर्नमेंट खुद स्पाई करती है इन सारे एक्ट को, UAPA सिडिशन लगा के, इन सारे एक्ट को यूज़ करके खुद स्पाई करती है, इंटरनेट पर शट डाउन करेगी, ये सब करती है गवर्नमेंट। तो ये इंटरनेशनली कोई चीज़ हमारी कंट्री में हो रही है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि तो डेली चल रहा है, इतने इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हमारी कंट्री में हो रही है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या हमारी जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इतने बड़े बड़े हमारे मिनिस्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इवन अंबानी तक का फ़ोन इन्होंने हैक कर लिया था, स्पाई उस पर भी कर रहे थे, तो इनका अकाउंटेबल कौन है, कौन इनको बताएगा कि कैसे हमें चीज़ों को करना है। क्या जुडिशरी को आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो इन चीज़ को बताने के लिए, गवर्नमेंट नहीं है तो कौन उसको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये आपको पढ़ना है, पढ़ लेना, मेरे हिसाब से इतना चीज़ नहीं है, बस अकाउंटेबल पूछा है, बाद में जुडिशरी को खींच के लिए आएंगे, बोलेंगे पूछेंगे जुडिशरी गवर्नमेंट से पूछे तब पता गवर्नमेंट बता पाए, इन्होंने ये बोला है। फिर दूसरी चीज़ आती है क्लाइमेटिकल रिस्क। अभी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताया साउथ पेनिनसुला जो हमारा इंडिया का साउथ में रेन बहुत हो रही है, आपका इधर ये कोकण रीजन जो है, ये शुगर बेल्ट बोलते हैं, कोल्हापुर, सतारा, सीगड़ी करके जगह है, उसमें हो रही है। साउदर्न इंडिया, कर्नाटका में बाढ़ देखी जा रही है। तो कितनी चीज़ों में भी ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है साइक्लोन आते हैं अरेबियन सी में, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गई है। अभी आपने ताउते देखा होगा रिसेंटली, और भी तूफान देखे होंगे अरेबियन सी में, इन कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल में आते थे साइक्लोन। अब जो इंटेंसिटी है, वो फ्रिक्वेंसी जो है, वो जो अरेबियन सी में इंक्रीज़ हो गई है। 52% इंक्रीजिंग इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन ओवर अरेबियन सी।
8% डिक्रीजिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल एज़ कम्पेयर 10 साल का हम देखते हैं। क्यों हो रहा है? क्लाइमेटिकल चेंज इफेक्ट देखा जा रहा है, इंक्रीज़ हुआ है चीज़ों में। साइक्लोन ग्रीनिंग जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा लेके आ रहा है अरेबियन सी से, और ज़्यादा बारिश इस एरिया में हो रही है। जैसे ताउते तूफान आया था, स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था, अप्रोच था मुंबई के अंदर और गुजरात के अंदर, ये देखा गया। और भी क्या स्टडी शो करते हैं, हीटिंग ग्लोबल, जो ग्लोब हीट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉइस्चर लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है चीज़ों के साथ साथ। तो रेन वार्मिंग, रेनफॉल, टेम्परेचर जो कॉम्प्लेक्स है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंक्रीज देखी जा रही है। बट द बिगर चैलेंज इज अंडरटेकिंग सो कॉल्ड क्लाइमेट आपकी प्रूफिंग ऑफ मोस्ट वर्नेबल रीजन, टेकिंग वार्निंग ऑफ द साइंटिफिक रिस्क। आप क्या कर सकते हो? अगर आप कोई ऐसी साइंटिफिक टेम्पर बनाओ, पहले से स्ट्रेटेजी तैयार रखो, मे बी आप रिस्क को मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हो, इसमें ये बताया गया। तो कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो सारा उसी से रिलेटेड है। दूसरा आता है मनी चेंजर। अभी जो इंट्रोड्यूस आरबीआई ने अभी अपना बयान दिया है रिसेंटली कि वो इंट्रोड्यूस करेगा डिजिटल करेंसी इंडिया के लिए, जस्ट लाइक ए क्रिप्टो करेंसी, और उसे फिएट मनी बता के डिजिटल फॉर्म में उसको निकालेगा। फिएट मनी के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए एक बिल लाना होगा, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, उसको लेके आएंगे। और बिटकॉइन की तरह या इथर जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी है उनकी तरह इंडिया भी कोई करेंसी निकालेगा। 86% वर द एक्टिवली रिसर्चिंग पोटेंशियल सच फॉर द करेंसी भी रिसर्च चल रही है, उन चीज़ों पे काम किया जा रहा है। पर उसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी इज़ द फ्यूचर ऑफ द मनी, मतलब एक तरह से फ्यूचर मनी निकाली जाएगी। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वर्क कैसे करती है, उसकी डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है और उसमें प्रॉब्लम क्या है। एक डिजिटल या वर्चुअली करेंसी है, बस फॉर्म में आपके सामने रहती है। ये क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में होती है। नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफाइट और डबल स्पेंडिंग, यानी कि इसके धोखाधड़ी भी नहीं हो सकती। इसे जैसे नोट को छाप लेते हैं, नकली नोट कैसे भी नहीं बना सकते, और डबल स्पेंडिंग भी नहीं कर सकते। एक जगह दे दिए फिर पैसे लेके दूसरी जगह दे दिए। ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल चीज़ सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता इसको। ये बहुत डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, बिखरा हुआ रहता है ये चीज़ों में। ये बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रहती है, एक सिस्टम है, एक हम चीज़ चला रहे हैं टेलीग्राम, एक मैसेज मैं सेंड करता हूँ और वो सबके पास चला जाता है, ठीक है। अगर टेलीग्राम आपको ये भी सुविधा दे दे कि मैसेज किसने डिलीट किया वो भी सबको पता लग जाए, क्या था मैसेज में, क्या डिलीट किया वो भी सबको पता लग जाए, तो ये भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब आदमी देख पाए और सबके पास सेव रहे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ़ायदे क्या है, अगर ये कंप्यूटर हैक होता है, तो वो डाटा सबके अंदर है। एक ही सिस्टम तो बना हुआ, डाटा सबके अंदर। अगर 4 भी हैक हो गए तो सारे भी हैक हो गए, अगर एक भी बचा तो डाटा उसके अंदर रहेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ये फ़ायदे हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है उसे हैक करने में, बहुत रिसोर्सेज लगती हैं, और वो डाटा एक तरह से सेफ मोड में रहता है, सबको ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, पता रहता है। तो ये कुछ होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जिस पे करेंसी वर्क करती है उसके हिसाब से। क्रिप्टो करेंसी इज़ दैट दे आर जनरली नॉट इशू बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल अथॉरिटी जो भी होती है वो इशू नहीं करता है, पर मैनिपुलेट गवर्नमेंट उसको करती रहती है, इंटरफेरेंस देती रहती है उसके बीच में, ठीक है। कुछ कॉमन क्रिप्टो करेंसी हैं, ये पूछ सकता है डायरेक्टली, आपको ऑप्शन दे देगा 4, पूछेगा 1 और 2 क्रिप्टो करेंसी हैं, ऑल ऑफ द अबव क्रिप्टो करेंसी है, नन ऑफ द अबव। तो याद रखने के याद रखो, बिटकॉइन कैश, लिटिकॉइन, आपको इथेरियम, रिपल, स्टेलर, नियो, कार्डनो और IOTA, ये कुछ नाम है, याद रखना। जब इंडिया की लॉन्च हो जाएगी इंडिया की देख लेंगे, आप बस 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे बिटकॉइन इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं बिटकॉइन के बारे में क्यों पढ़ाऊँगा, बिटकॉइन सबसे पहली करेंसी यही है जो आई थी डिजिटल फॉर्म में सन 2009 में, और इसकी मैं आपको कीमत बताऊँ कितनी थी, 0.009 या 0.9 पैसे इसकी कीमत थी जब ये आई थी। आज ये $13,000 इतनी इसकी कीमत है, $40,000 तक इसकी कीमत गई है, $50,000 तक गई है। तो ये देखो, जिसने 100 रुपये की भी खरीद ली होंगी 2009-2010 में। मैंने न्यूज़ पढ़ी थी जब मैं बहुत छोटा था, उसके 2009 में 8th क्लास में होऊंगा, तो 2009 में नहीं पढ़ी थी मैं, 2012 में पढ़ी थी एक न्यूज़। किसी इंसान ने 200 रुपये की खरीद कर रखी थी, 200 या 500 रुपये की या $500 की खरीदी थी किसी इंसान ने, ऐसे ही मिल गई होंगी, चलो मज़े मज़े में खरीद ली,
और उसने वो जो उसके डिजिटल फॉर्म में रहती हैं वो सेफ थी किसी चीज़ में, जिस ड्राइव में वो सब चीज़ सेफ था डाटा उसका, उसने वो फेंक दिया क्योंकि वहाँ पे ई साइकिल वेस्ट होता है, चीज़ों को फेंक देते हैं, मतलब फेंकिंग से रिसाइकिल करने के लिए दे देते हैं, वो साइकिलिंग करके उसे प्रॉपर तरीके डिफ्यूज़ करके दबा देते हैं जगह पे जहाँ पे उसे दबाना है। तो उस इंसान ने इनको निकलवाने के लिए वो जगह पे जहाँ पे वो रिसाइकिल कंपनी ने भेजी थी करने के लिए, वहाँ पे जो पूरा उसका गोदाम था जहाँ पे वो रखी गई थी, दबाया गया था, पूरे को खाली करवा के ये चेक कराया था, एक एक फाइल चेक कराई थी कहीं जाके, तब जाके उसे वो चीज़ मिली थी। $500 का मतलब है ना, वो आज करोड़पति आदमी है, तो आप याद रख सकते हैं $500 का मतलब ये है। ये मैंने जो 0.9 पैसे बताए ना, 0.9 पैसे ये इंडियन रुपीज़ हैं। अब $500 की आप कीमत समझो, $500 की कितनी, जस्ट वेट अ मिनट। तो $500 की कितनी कीमत है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये है बिटकॉइन। 2008 में इसको इन्वेंट किया गया था, 2009 में इसको लॉन्च किया गया था करेंसी को, और ये नाम याद रखना आदमी का, सतोशी नाकामोटो। जो मोटोरोला कंपनी है ना, बस ऐसे याद रखो, नाकामोटो नाकामोटो इन्होंने ही निकाल के दिया था, संतोषी नाकामोटो। मुझे तो इंडियन से लग रहा है, इंडियन ओरिजिन। तो ये सब बिटकॉइन के बारे में रखा गया था, इन्होंने ये बिटकॉइन इजहार किया था। ये पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होती है। जैसे पीयर टू पीयर क्या होती है, जैसे मैंने बेची तो सामने वाले के पास जाएंगे, बीच में कोई मिडिल कंपनी नहीं होगी। जैसे आपकी क्रेडिट ATM जाते हो और डेबिट कार्ड का यूज़ करते हो, बीच में NPCI होता है जो सब काम को ट्रांजेक्शन देखता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पर इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, मैंने भेजा और डायरेक्ट उधर भेज गया। अगर आप पेटीएम से पैसे भेजते हो उसके बीच में NPCI होता है, फिर उसके बाद जो आपका है जिसको पैसे भेज रहे हो उसके पास जाएंगे, तो बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी होती है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वर्ल्ड वाइड पेमेंट कर सकते हो, विद इन सेकेंड आप कर सकते हो। लोग प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, प्रोसेसिंग फ़ी लोग क्यों लगेगी, मिडिल मैन नहीं होगा बीच में, उसको पैसा चाहिए ना। एडवांटेज क्या है, प्रोटेक्शन फॉर द इन्फ्लेशन, महंगाई बचा सकते हैं, सेल्फ गवर्न कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज कैन बी डन ईजिली, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, फास्ट वे ऑफ ट्रांसफ़र फंड विद इन मिनट हो जाएगा, सिक्योर एंड प्राइवेट, सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा। जो आपकी क्रिप्टो करेंसी डज नॉट यूज़ मिडिल मैन, तो होते नहीं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ईजियर होता है, फास्टर होता है, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं होती। ईच क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जो होती है यूनिक एक्सचेंज होता है बिटवीन टू द पार्टीज़। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेना, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है किस किस क्या क्या हुआ। पर इसकी कुछ डिसएडवांटेज बहुत ख़तरनाक होती हैं, जिसकी वजह से दुनिया डरती है इनको लीगलाइज करने से। कैन बी यूज्ड इलीगल ट्रांजेक्शन, क्योंकि कोई मिडिल मैन नहीं है, देखने वाला नहीं है। डाटा लॉस कैन बी कन्फ्यूज फाइनेंशियल लॉस, अगर वो डाटा ही गया, जैसे मैंने बताया उसका डाटा ही खो गया था, तो आप इधर से फाइनेंशियल लॉस भी हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन बट स्टिल ऑपरेटेड बाय सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पर अभी भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको ऑपरेट कर रही है। सम कॉइन नॉट अवेलेबल इन अदर फिएट करेंसी, जैसे फिएट करेंसी होती है ऐसे पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। एडवर्स इफेक्ट ऑन माइनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, जो इनकी माइनिंग की जाती है। क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगाए जाते हैं और कंप्यूटर को बहुत बाइट्स तक ले जाया जाता है। बिल्कुल ऐसे सोच लो कि मैंने एक पेड़ पे चढ़ा, मैं आपकी चीज पेड़ पे चढ़ा, उसके ये वाली पत्ती है, मैं पेड़ पे चढ़ा, उसकी ये वाली एक स्टेम है, उसकी एक ये वाली स्टेम है, उसके अंदर भी एक ये वाली स्टेम है, उसके अंदर भी एक ये वाली स्टेम है, उसके अंदर भी एक ये वाली स्टेम है। इस स्टेम से आगे तो आप जा ही नहीं सकते, यहाँ पे तो ख़त्म हो गया। तो इस स्टेज तक माइनिंग की जाती है बहुत सारे कंप्यूटर को लगा के, बिल्कुल लास्ट स्टेम तक जाया जाता है। बस उसको जो खर्चा लगता है वहाँ से चढ़ने तक, बहुत सारे कंप्यूटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डाटा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ये आप नहीं कर सकते। जैसे एक बिटकॉइन निकालने के लिए लगभग जितनी कॉस्ट आती है वो बहुत महंगी कॉस्ट आती है, उसके हिसाब से उसकी कीमत होती है। तो ये सब, तो उसको निकालने के लिए ये इतनी माइनिंग आपने करनी पड़ी, यहाँ तक जाना पड़ा, तो उसके लिए एनर्जी लगती है। क्यों लगती है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, जो कार्बन जनरेट होता है, तो एक तरह से इन्वायरमेंट इफेक्ट है। नो रिफंड कैन बी कैंसिलेशन पॉलिसी, अगर पहुंचा दी आपने तो रिफंड नहीं हो सकती। जैसे आपने गलत अकाउंट में पैसे चले गए, बैंक पे अप्रोच करेंगे तो बैंक वापस रोक लेगा, वापस भेज देगा, ये सब चीज़ें हैं। हैक हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है, भले से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, अगर 10 कंप्यूटर भी साथ करें 10 के 10 हैक हो गए तो पॉसिबिलिटी है। क्रिप्टो करेंसी इशू द क्लेम नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इनके कॉइन अभी ये मई में क्या कीमत थी इनकी, $40,000, अप्रैल में इनकी $30,000 आ गई इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये तो फ्लैक्चुएशन है, 100 रुपये की कीमत 100 रुपये ही रहेगी ना आपके नोट की, वो ये तो नहीं कल को जाके वो 5 रुपये हो जाएगी, नहीं 100 की 100 रहेगी। आज तक गवर्नमेंट उसका लीगल टेंडर रहती है, ये कुछ चीज़ें हैं।
अब आपको फिएट करेंसी क्या होता है, फिएट करेंसी क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट होता है कोई फिएट करेंसी ऐसी रहती है, गवर्नमेंट इशू करती है उस करेंसी को, नॉट बैक बाय द फिजिकल कमोडिटी। जैसे ये 1 ग्राम का सोने का सिक्का है, ये सोने का सिक्का, इसकी कीमत 40,000 रुपये है मार्केट के अंदर, तो या तो 40,000 रुपये ले लो या सोने का सिक्का ले लो, या सोने का सिक्का हो तो उसकी फिजिकल वैल्यू है, बट फिएट करेंसी की कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। 1,000 रुपये का नोट है वो 2 रुपये में छपता है, कल को गवर्नमेंट उसका फिएट ख़त्म कर दे, गवर्नमेंट अपनी लीगलिटी वापस ले ले तो 2 रुपये की कीमत नहीं रहेगी उसकी। तो वही है, कोई फिजिकल बैक नहीं रहता है कमोडिटी का, जस्ट लाइक एज अ गोल्ड सिल्वर के रूप में रहता है, तो एक तरह से नोट होता है, बस 100 रुपये का होता है, उसमें प्रदान किया जाता है। फिएट जो करेंसी रहती है डिप्राइव फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड के ऊपर ये इनकी गवर्नमेंट इशू इन चीज़ों को करती है, इन्हें बैकिंग करती है चीज़ों से। द मॉडर्न पेपर जो करेंसी है वो एक फिएट करेंसी है, इंक्लूडिंग द US डॉलर, ये सब एक फिएट करेंसी है। अब फिएट और लीगल टेंडर में क्या है, फिएट करेंसी नो, उसकी कोई इंटेंसिव वैल्यू नहीं होती। इंटेंसिव वैल्यू मतलब जैसे गोल्ड की रहती है ना वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, वो बस नाम की करेंसी रहती है। विच वाइल लीगल टेंडर इज एनी करेंसी डिक्लेयर द लीगल बाय द गवर्नमेंट। अगर ये 1,000 रुपये का नोट है, कल को लॉन्च होता है, तो एक तो ये फिएट करेंसी है, कोई इसकी वैल्यू थोड़ी है अपने आप में, कोई सोने का सिक्का थोड़ी है जो कहीं भी आप कर सकते हो, तो ये इसकी 1,000 रुपये कीमत है, और गवर्नमेंट कल उसका लीगल टेंडर ले ले, मतलब लॉन्च कर दे, इसे लीगली मान ले कि हाँ 1,000 रुपये का नोट है, मैं इसकी पावर रखती हूँ, कुछ होगा तो मैं पैसे दूंगी आपको 1,000 रुपये। तो एक तरह से ये हो जाएगी आपकी फिएट और लीगल टेंडर हो जाएगा, ये सब चीज़ों में डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें, आगे चलते हैं। तो ये सारी न्यूज़ इससे रिलेटेड है। दूसरी जो न्यूज़ आती है, लेसन फ्रॉम द इंडियन फूड रिस्पॉन्स, ये थोड़ा अच्छी चीज़ लिखी है कि कोविड-19 में हमने कैसे कैसे वेलफेयर स्कीम चला के लोगों को बचाया है, चीज़ों को प्रदान की है। जैसे हमने स्टेट ऑफ फूड न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड में चला, 81 करोड़ लोगों को हमने फूड की सप्लाई प्रोवाइड की। उसके बाद इंडिया ने बहुत न्यूमरस जो प्रोग्रेस किया फूड प्रोडक्शन में, सेल्फ सफिशिएंट बनाए फूड प्रोडक्शन में हम आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपोर्ट करते थे बहुत सारा खाना, उसके बाद हमने अपने ही डेवलप किया है, सेल्फ सफिशिएंट बने हैं फूड में। इवन दूसरी कंट्रियों को हम क्या करने लगे हैं, एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं चीज़ों का, ये भी आप देख सकते हो, दूसरी कंट्री को राइस और व्हीट का एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। फिर हमने ये टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया 1995 के आसपास, फिर बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की हमने। फिर हम 2013 में हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए कि हर पब्लिक को खाना ज़रूरी करो, कंपलसरी करो उसके लिए। और अभी 2020 में जब ये पेंडेमिक आया तो हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, अन्न योजना, जिसमें 81 करोड़ लोगों को उसमें खाना प्रोवाइडेड किया गया, पल्सेस प्रोवाइडेड की गई, और डिफरेंट स्टेट ने अपनी साइड से और भी चीज़ें प्रोवाइड की। फिर आत्म भारत पैकेज लेके आया, 8 करोड़ माइग्रेंट्स के लिए 5 kg जो उनको चावल फूड ग्रेन प्रोवाइड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके पास कार्ड है या नहीं है सबको प्रोवाइड करना है। फिर FCI इंडिया ने, जो आपके NGO वर्क कर रहे थे पेंडेमिक टाइम पे, NGO भी तो बहुत सारे सिविल सोसाइटी वर्क कर रहे थे, उनको भी राशन चाहिए, तो उनको भी FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो उनके वेलफेयर हाउसेज हैं, जो उनके गोदाम है, वहाँ से उनको राइस दिए 22 रुपये पर kg के हिसाब से, और भी चीज़ों के हिसाब से उन्होंने उनको भी प्रोवाइड किए। ये प्रधानमंत्री जो आपकी गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, जब ये हुआ था इसमें 80 करोड़ बेनिफिशियरी को कवर किया गया था इसके अंडर। ड्यूरिंग द थर्ड फेज़ जो आया, जो है इसका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, इसमें 89% ऑफ द एलोकेशन फूड गेन डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, ये आप देख सकते हो, तो कुछ अच्छा काम किया गया। इंश्योरिंग दैट द फूड एंड सपोर्ट फोकस ऑन द रिस्क ग्रुप, जो प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग द पर्सन इन द डिसेबिलिटी, इन सब चीज़ को, हम जो पर्सन है डिसेबिलिटी वाले, HIV वाले, इन सब पर्सन को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे हमें नहीं छोड़ना है। इसमें सारी बात ये कि वे फॉरवर्ड में जो बात करेंगे, इंट्रोड्यूस किया आपने वन नेशन वन राशन कार्ड, बहुत अच्छी पहल है। जो आपकी लेबर है इंडिया में, कम से कम 50% जो आप इंडिया में माइग्रेटिंग लेबर है, एक स्टेट से दूसरी या एक सिटी से दूसरी सिटी में रहते हैं, उनको खाना मिल पाएगा। फिर जो आपने क्लाइमेटिकल चेंज जो अपने कंट्रीब्यूशन किया, एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा काम किया, एक वो चीज़ है, उसके ऊपर आपको और फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर जो वर्नेबल कंडीशन में खड़ा है, क्रॉप प्रमोशन, एग्रीकल्चर क्लाइमेटिकल जोन डेवलप करने चाहिए। थर्ड, आपको ऑल फूड प्रोडक्ट इज़ वेस्टेड, जो हमारे थोड़े बहुत फूड प्रोडक्ट वेस्ट होते हैं, जैसे आपके जो ग्रीन आपके क्या रहते हैं, जो वेलफेयर हाउसेस रहते हैं, इसमें बहुत सारा खाना वेस्ट होता है, फूड प्रोडक्ट वेस्ट होता है, तो वो एक तरह से ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन करता है। वो कैसे करता है ग्रीन हाउस? अब उसको बनाने के लिए आपने कुछ चीज़ का यूज़ किया होगा, उसने तो कार्बन जनरेट किया होगा ना,
तो एक तरीके से उसमें कम से कम जो हम फूड वेस्ट करते हैं वो 3.5 गीगा टन करते हैं। ये इक्विवेलेंट है किसी के कार्बन ऑक्साइड जो हम जनरेट कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं ये है, इसको रोक सकते हैं। 2021 में ऑफरिंग द यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसिंग द फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन, ट्रांसफॉर्मिंग जो है आपकी फूड सिस्टम को उसको ट्रांसफॉर्म करना। यूएन फूड सिस्टम समिट भी हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ों की बात की गई। फिर यूएन डिक्लेयर द एक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, इंडिया इज़ द रोल टू प्ले इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफरिंग द एक्सपीरियंस सॉल्यूशन एड्रेसिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ जो आपको मॉडल ऑफ द रिसाइलेंस, इक्विटेबल एंड द फूड सिक्योर वर्ल्ड। तो एक अच्छे हमने काम किए, ये सब चीज़ में बताया गया। जो दूसरी न्यूज़ आती है, एनी लॉ एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ऑफ फेक न्यूज़। क्या सॉरी एनी नहीं, आर लॉ एंड टेक्नोलॉजी आर सॉल्यूशन फॉर फेक न्यूज़, क्वेश्चन मार्क है। क्या हो सकता है टेक्नोलॉजी और आपका जो लॉ है वो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए? इसमें बोला कि मेजर कंसर्न आज की तारीख में फेक न्यूज़ का डॉलर और रुपीज़ खर्च किए जाते हैं इस चीज़ को सॉल्यूशन निकालने के लिए, सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है जो आइडेंटिफाई करेगा फेक न्यूज़ को। उसके बाद गूगल ने अपना एथिकल एआई टीम बनाई थी, जो उनके तिमनित आपके गिब्रू हैं फॉर्मल जो को लीडर हैं, उन्होंने बताया कि हम कैसे ट्रेन कर पाएंगे। ट्रेन किया गया लार्ज एआई मॉडल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मासिव कंप्यूटर प्रोग्राम और एनर्जी रिक्वायर पड़ती है उस चीज़ के लिए। देखो कितना पैसा लगता है चीज़ों को करने के लिए, इतने डॉलर का यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ को रोकने के लिए। फेक न्यूज़ इज़ अ डिसइंफॉर्मेशन, कोई डिसइंफॉर्मेशन है डेट हैड नो बेसिक रियलिटी, उसकी कोई रियलिटी नहीं है, बट इट इज़ द प्रेजेंटेड एज ए फैक्ट, बता दिया कि ऐसे हुआ ये सब चीज़ हुआ। बीइंग डिजाइनेड टू मैनिपुलेट, बोथ इंटेलेक्चुअल को भी वो मैनिपुलेट करती है, इमोशन के साथ भी वो लोगों के साथ खेलती है। इवोक द स्ट्रॉन्ग इमोशन जो होती हैं चीज़ों में देखा जाता है, वायलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे काम किए गए और उनके पीछे काम किए भी जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही है। इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रेंथ, इंडिया में क्या है बहुत डाइवर्सिटी है। फिर इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत डाइवर्सिटी कंट्री है। लोगों को अपनी पॉलिटिक्स के बारे में, कल्चर और रिलीजन के बारे में इतना नहीं पता है, जो भी चीज़ फ्लैश होती है उसमें बिलीव कर लेते हैं कि इसने ये किया, पॉलिटिकल पार्टी ने इस कल्चर में ये हुआ, इस रिलीजन में यहाँ पे हिंदू को मार दिया, यहाँ पे मुस्लिम को मार दिया। ये सब फेक न्यूज़ में उनको मैनिपुलेट करते जाते हैं कि हमारा धर्म 100 साल पहले ऐसे बोलता था, 100 साल बाद ऐसे बोलता। तो इन सब चीज़ों को हमें कम करने के लिए क्या करना चाहिए? एजुकेशन देनी चाहिए, लोगों को बारे में बताना चाहिए कैसा हमारा धर्म था, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए एनसीईआरटी जो है उसको अपना सर्कुलम जो है उसके बारे में थिंक करना चाहिए, हिस्टोरिकल थिंकिंग रखनी चाहिए, स्टेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए जो ये मिसकंसेप्शन है रिलेटेड टू हिस्ट्री के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में सोचे। एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमने अंडर आर्टिकल 15(1)(a) जो आपके डीपीएसपी हैं, सॉरी डीपीएसपी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उसके अंदर 51(a)(h) ऐड किया। उसमें बोला गया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म्स। तो ये सब चीज़ें हमने की, ये स्पिरिट ऑफ टेम्पर, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, ये सब करो, एक प्रॉपर तरह का टेम्पर डेवलप करो, लोगों को पता हो। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको भी हमें अच्छे से करना है, इस पे चीज़ों पे काम करना चाहिए। जो रिक्वायर है हमें लर्निंग ऑफ द हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए। को हम जो गलत चीज़ें शेयर करते हैं कम से कम हमें पता हो क्या वैलिड है, क्या एविडेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, लोगों को पता होगा तो उस पर लोग अच्छे से काम करते रहेंगे। फिर यही है कि बाद में ये कि अल्टरनेटिव सोर्स देखो चीज़ों का और उस सब चीज़ को सॉल्व करो। तो मैं आपको फेक न्यूज़ के बारे में क्या बताने वाला हूँ, इंडिया में इससे रिलेटेड कौन कौन से लॉ हैं इंडिया के अंदर। ये आगे आ गया, फिर ये आ गया फाइनेंशियल कमीशन। आज लंबी हो जाएगी वीडियो, शायद मैं 2 भाग में से बनाऊं। फेक न्यूज़ शायद मैंने बहुत नीचे डाला है, डाला भी है नहीं डाला, हाँ डाला है। फेक न्यूज़ क्या है? इट इज़ न्यूज़ एंड द स्टोरीज एक तरह से क्रिएट होती हैं आपकी होलेक्सिस द क्रिएटेड, मतलब कि डेलिबरेटली जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है ये सब चीज़ें करने के लिए। द स्टोरी आर क्रिएटेड आइदर द इन्फ्लुएंसर ऑफ द पीपल व्यूअर्स, एक स्टोरी क्रिएट की जाती है किसके द्वारा? जो कोई इन्फ्लुएंसर हो, पीपल के व्यूज़ को मतलब इन्फ्लुएंस कर पाए, और भी सारी चीज़ों के लिए प्रॉफिटेबल को उसका बिजनेस हो उससे रिलेटेड, उन सब चीज़ों के लिए की जाती है। बोल देंगे आप कि इस दवाई से ये फ़ायदा है तो उसके बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा, पर कोई फ़ायदा नहीं है। ये फेक न्यूज़ अफेक्ट करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को आपके अंदर, ये लीडिंग करती है हाईजैकिंग द डेमोक्रेसी, एक तरह से हाईजैक करती है डेमोक्रेसी के लिए। इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म है, जैसे रिब्यूटल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फैक्ट चेकिंग। आप अगर आपके सामने कोई न्यूज़ आई, आप एटलीस्ट फैक्ट चेक करो, जाके गूगल पे सर्च करो, जगह जगह पे सर्च करो उस न्यूज़ के बारे में, क्या पता आपको न्यूज़ मिल जाए। तो ऐसे आप फैक्ट चेक कर सकते हो। पब्लिक को एजुकेशन प्रोवाइड करो, चीज़ों के बारे में पब्लिक को एजुकेशन पता हो तो चीज़ें लोग कर पाएँ, कर पाएंगे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कर्विंग द फेक न्यूज़ इन इंडिया। हमारे इंडिया में कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो
फेक न्यूज़ को कम कर पाए। बट डिफरेंट लॉज हैं जो कर पाते हैं, जैसे आपका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस होती है, मीडिया प्रेस होती है, उसको कंट्रोल करता है कि फेक न्यूज़ ना दिखाएं। फिर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती हैं उसकी एसोसिएशन है, वो कंट्रोल करती हैं। इंडियन पीनल कोड है, सेक्शन 153 है इसका, जो आपको बोलता है कम करने के लिए। सेक्शन 295 है, जो इंसल्ट आप किसी रिलीजन की करेंगे गलत न्यूज़ दिखा के, वो सब चेक करने के लिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसके अंदर 69A है, 66A है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ने कर दिया है। फिर सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस है, जिस IPC 499 डिफेमेशन का केसेस है। सेक्शन 500 इसमें डिफेम अनदर शैल बी पनिश, अगर वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में फैला रहा है। ये कुछ एक्ट है, पर पर्टिकुलर कोई हमारे पास एक्ट नहीं है इन सब चीज़ों को कम करने के लिए। आगे चलते हैं। आगे की जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका OCI के लिए। इसमें क्या बताया गया ये मैं आपको डायरेक्ट यहीं से पढ़ा देता हूँ। आज लंबा हो जाएगा भाई थोड़ा। OCI के बारे में क्या बताया गया कि OCI कार्ड होल्डर होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स उसमें से एक सिटीजन हो, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन की सिटीजनशिप के लिए। कौन से एक्ट के अंदर? फॉरनर आपका रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके आप वहाँ फिजिकली या वर्चुअली आप प्रेजेंस हो सकते हैं ऑफ द बोथ ऑफ द स्पाउसेस फॉर द OCI कार्ड को एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। हुआ क्या, एक ईरान की वुमेन थी, वो बेंगलोर में रहती थी, उन्होंने एक इंडियन सिटीजन से शादी की थी और वो इंडियन सिटीजन के लिए अपने ऑफिस में गई थी। 2009 के आसपास उन्होंने शादी की थी इंडियन आदमी से। ऑन द अदर हैंड द सेंट्रल जो काउंसिल गई वहाँ पे, उसने बोला कि दोनों स्पाउसेस को साथ में आना है, अदरवाइज़ हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट क्या बोलता है कि नहीं, आप फिजिकली एक जिसको कराना है वो प्रेजेंट हो सकता है, जो उसका पति है, स्पाउस है, वो क्या कर सकता है, वो वर्चुअली मोड में प्रेजेंट हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रेजेंट हो सकता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन देना होगा। बस आपको ये याद रखना है। पर मैं आपको बताऊंगा OCI क्या होता है। एक यूनियन मिनिस्ट्री जो क्लैरिफाई करती है, द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड फॉर ए फ्रेश OCI कार्ड एवरी टाइम ए न्यू पासपोर्ट इशू इन देयर नेम। हर साल उसे OCI कार्ड नहीं लेना। OCI कार्ड के कुछ फ़ायदे हैं कि आपको इंडिया में बार बार आने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत साल तक आप रह सकते हैं, बहुत साल तक आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। एट ए प्रेजेंट जो OCI कार्ड रिक्वायर है री इशूड ईच टाइम ए न्यू पासपोर्ट इशू अप टू 20 ईयर ऑफ द एज एंड द वंस आफ्टर कंप्लीटिंग द 50 द व्यू ऑफ बायोलॉजिकल चेंज इन द फेस ऑफ एप्लीकेशन। कि जो आपकी 20 साल तक की एज आप बनवा लेना, फिर आप 50 साल के बाद आपकी बायोलॉजिकल जो आपके फिंगरप्रिंट चेंज हो जाती हैं, दोबारा आप एक बार बनवा सकते हो एज पर द लेटेस्ट चेंज जो किए गए हैं। ए पर्सन हु हैज़ गॉट रजिस्ट्रेशन एज द OCI कार्ड होल्डर अटेंडिंग द एज ऑफ 20 ईयर विल बी टू गेट द OCI कार्ड री इशू ओनली वंस व्हेन देयर न्यू पासपोर्ट इज इशू हिज और हर कंप्लीटिंग 20 ईयर ऑफ एज। पहले आप 20 साल करो, आपके पासपोर्ट बनेगा, उसके आप OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इफ़ द पर्सन इज कैन ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन एज OCI, जो कैंडिडेट जो कार्ड होल्डर होगा आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 20, देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट री इशू ऑफ द OCI कार्ड। फिर कोई इशू नहीं है OCI कार्ड के ऊपर। अब ये OCI कार्ड जो है, हु आर द OCI कार्ड होल्डर, ये कौन होते हैं? ये होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। स्कीम है बाय द मेकिंग द अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को और 2005 को। 9 जनवरी 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिकन्टिन्यू, उन्होंने PI जो आपके POI कार्ड थे, पर्सनल ओरिजिनल ऐसे कुछ कार्ड थे, उनको ख़त्म कर दिया और मर्ज कर दिया OCI कार्ड के अंदर। तो अब इंडिया में OCI कार्ड कर चलते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फॉरेन, जो फॉरेन के नेशनल है, टू अप्लाई द OCI कार्ड। किस किस को अलाउड करती है वो पढ़ेंगे हम नीचे की अपनी वीडियो के अंदर। सॉरी, एलिजिबल कौन कौन है इसमें? इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, मतलब कि वो इंडियन का सिटीजन हो जब आपका संविधान आया हो 26 जनवरी 1950 के बाद, वो 27 बाद में इंडियन सिटीजन हो, बाद में उसने छोड़ दिया। एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो 26 जनवरी 1950 में जो डेट रखी गई थी, सिटीजन कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल हो इंडिया में। फिर बिलोंगिंग करता हो कोई भी उस टेरिटरी से, जिस पार्ट से बिलोंगिंग करता हो, जो इंडिया आफ्टर द 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बन गया हो,
या वो बच्चा हो बाद में वो मेंशन करे अपनी कैटेगरी इसमें किस में जाना है, माइनर चिल्ड्रन हो, पर्सन बिलोंगिंग टू एनी अबव द रीज़न, इसमें कोई माइनर चिल्ड्रन हो उसे बाद में करना है। फिर उस पेरेंट्स के आइदर ऑफ पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो उसमें से, या फिर कोई फॉरेन जो स्पाउस इज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन होल्डिंग द OCI कार्ड, मैरिज मतलब वो इंडिया में शादी कर ले, कोई भी एक आदमी लड़का लड़की से कर ले इंडियन, या फिर कोई बाहर की महिला है वो किसी इंडियन से कर ले, तो उसके बाद उनकी शादी 2 साल तक कंटिन्यूस रहेगी। आज वो अप्लाई करेंगे 2 साल तक उनकी शादी बरकरार रहेगी, तो वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर। हु इज़ अप्लाई द OCI कार्ड होल्डर शुड भी हैव वैलिड पासपोर्ट, बिल्कुल हकीकत बात है भाई, कंट्री का पासपोर्ट हो उसके पास। इंडिविजुअली हु डू नॉट हैव द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री इज नॉट एलिजिबल टू गेन द OCI कार्ड होल्डर। अगर मैं किसी कंट्री का सिटीजन नहीं हूँ तो मुझे OCI नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, सॉरी ये बार बार अब थोड़ा प्रॉब्लम करने लगा है। वो उसे नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या, इंडिविजुअल हुज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, इन 2 कंट्री के आपके पेरेंट्स और बांग्ला सिटीजनशिप होल्ड कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, एक तो लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है, इंडिया में बार बार आओ, मल्टीपल टाइम पे आओ, मौज लो रोज लो, नो नीड टू रजिस्ट्रेशन, ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता जो जाके बार बार ऑफिस में। एक्सेप्ट मिलता है, मतलब कि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है ना, एक्सेप्ट आप एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी के अलावा बहुत सारी कुछ भी प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीद सकते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सेम ट्रीटमेंट मिलता है जैसे NRI को मिलता है ट्रीटमेंट, ऐसे ही इनको मिलता है। यहाँ पे आप बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में आके बच्चों को। ऑल्सो ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ NRI रिगार्डिंग द एंट्री फी ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट, तो सब उनके हिसाब से आपको देखा जाता है। एज पर द NRI पार्टिसिपेंट ऑल द इंडियन प्री मेडिकल टेस्ट एंड सच है, सब चीज़ में देखा जाता है। OCI बुकलेट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज, आपको क्या मिल सकती हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनको नहीं दी जाती हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन है, आप वोट नहीं कर सकते इंडिया में। डू नॉट राइट टू एनी पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते। कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या MLA MLC आप नहीं बन सकते। कैन नॉट ग्रो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, कैन नॉट आउन एग्रीकल्चर, आप ज़मीन एग्रीकल्चर की ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये कुछ प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं। वोट नहीं कर सकते, कोई सरकारी जॉब नहीं कर सकते, कोई सरकारी मिनिस्टर नहीं बन सकते, कोई इंडिया में आप एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो ये कुछ इसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आती है सेंट्रलाइजेशन नॉट एट वर्थ टेकिंग। इसमें क्या बताया गया है कि फाइनेंशियल कंपनी आपकी कमीशंस है, ये सारी कमीशंस है फाइनेंशियल कमीशन, जो 15 फाइनेंशियल कमीशंस है। जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट प्रॉब्लम हो रही है। मेरा भी गला सूखता है, ऐसी बात नहीं है, बोलना पड़ता है, पर मैं अपने लिए भी पढ़ता हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, थोड़ा इजी वे में जाता हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है, जो मैं इस चीज़ के लिए प्रेफरेंस देता हूँ आपको बताने के लिए। वापस आ जाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 26 आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया OCI के बारे में, कौन कौन ले सकते हैं। फिर आपको ये कुछ प्लेसेस हैं, ये दिपसेंग प्लेन, आपको गोरगा हॉट स्प्रिंग, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ये बता दूंगा। ये कुछ प्लेसेस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये प्लेसेस हैं इन पे इशू चल रहा है चाइना और इंडिया का, तो इन प्लेसेस के बारे में आपको बताऊंगा तो क्या क्या इन प्लेसेस के अंदर है, कैसे ये प्लेसेस हैं। इनके लिए एक सेपरेट मैं छोटी सी वीडियो 5 मिनट की बनाऊँगा मैपिंग की। फिर आप कारगिल दिवस, सबको 22nd एनिवर्सरी कारगिल दिवस की, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो द्रास वार मेमोरियल है द्रास में, लद्दाख में, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ की जो हमारी चीज़ें हैं उनको करेंगे। फिर ये RTI फाइल की है, किसी ने पता लगा यूनियन मिनिस्ट्री का 147 करोड़ न्यूज़पेपर के को पैसा देना है जो ये एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो RTI एक्ट पूरा हमने कल पूरा पढ़ा था, उसमें सेक्शन 8 क्या होता है, सेक्शन 5 क्या होता है, पूरा हमने पढ़ा था। आज हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। PM कॉल फॉर यूनाइटेड इंडिया मूवमेंट, PM ने बोला है, कल मन की बात की थी कि सबको एक साथ आना है। नरेंद्र मोदी ने बोला है अपना जो आपका अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, 75वें साल हो जाएंगे हमारी आज़ादी को, भारत जोड़ो आंदोलन। और ये कैसे चलाना है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन था ना, गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसके ही तर्ज पे चलाना है भारत जोड़ो आंदोलन। तो एक साथ जुड़ना है लोगों को। वी हैव द मूव फॉरवर्ड विद नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट, वैसा कुछ मूवमेंट चलाया जाएगा, ऐसे इन्होंने बोला है। फिर आइडेंटिफाई द कोविड-19 ऑर्फन, तो आपके आसपास कोई ऐसे लगे बच्चा अनाथ हो जिसका माँ बाप की डेथ हो गई, तो आप इस पोर्टल पे जाके PM केयर फॉर चिल्ड्रन, इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम चलाई है, जो स्कीम में 10 लाख मतलब 10 लाख
हर बच्चे को प्रोवाइड किए जाएंगे जब वो 23 साल का हो जाएगा। उसकी सारी एजुकेशन का, हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा सरकार उठाएगी 23 साल तक होने तक। जब वो 23 साल का हो जाएगा 10 लाख उसे दिए जाएंगे, कुछ काम वो कर पाया, आगे की स्टडी कर पाए। स्कीम कैन इनटू इफेक्ट फ्रॉम 11 मार्च से लागू हो गई है ये वाली स्कीम। दूसरा जो आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ द रिस्क, आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम इसमें क्या बताई गई है कि प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी 14 फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन थे YV रेड्डी, ये बोलते हैं सेंट्रल डू नॉट सपोर्ट द स्टेट इनफ। जैसे कोविड-19 में सेंट्रल ने अच्छे से सपोर्ट नहीं किया है, स्टेट को करना चाहिए था वो नहीं किया। फिर सेंट्रल का जो फाइनेंशियल कमीशन जो बताती है कि इतना पैसा देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, इतना नहीं देना चाहिए, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट मानती तो है इतना देना चाहिए पर इतना पैसा देती नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम है। उसके बाद देयर इज़ ए रीबैलेंसिंग गोइंग द बिटवीन द स्टेट एंड द मार्केट। सेंट्रल के बीच में जो टसल चालू है, प्रोसेस क्या रीबैलेंसिंग का, अंडर एस्टिमेट करने का, एक दूसरे को दबाने का, ऊपर उठाने का, ये कुछ प्रॉब्लम रहती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर रही है, ऐसे बोला है YV रेड्डी जो 14 फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन थे। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 15 फाइनेंशियल कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन कैसे है। फिर दूसरी जो न्यूज़ आती है 35% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड आंगनबाड़ी हैव नो टैप वाटर। ऐसा किसने बोला है? जल जीवन एक मिशन था जिसमें घर घर जाके 100 दिन तक पानी प्रोवाइड करना था, मतलब 100 दिन के अंदर सभी घरों को पानी प्रोवाइड करना था। जितने आपकी म्यूनिसिपैलिटी या कोई भी एरिया थे या पब्लिक स्कूल्स थे, आपके जो आंगनबाड़ी सेंटर्स थे या फिर जो आपके गांव में स्कूल्स होते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, उनको पानी से कनेक्ट, टैप वाटर से कनेक्ट करना था। पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है कि जो जल जीवन मिशन था उसकी रिपोर्ट मार्च में आई थी, पर कहीं ना कहीं 35% अभी भी ऐसे बच गए हैं जो एरिया जिसमें अभी तक टैप वाटर नहीं पहुंचा है, स्कूल्स में या आंगनबाड़ी सेंटर्स में। अभी पानी की कितनी ज़रूरत है। बिग बूस्ट टू चिल्ड्रन हेल्थ, हाइजीनिक होनी चाहिए, पानी चाहिए हाथ धोने के लिए। ये पूरी कैंपेज थी जिसके अंदर पानी पहुंचाना था। अभी तक बहुत सारे बच्चे, अब बहुत सारे स्कूल ऐसे लेफ्ट हो गए हैं जिनके अंदर नहीं पहुंचा है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे बहुत 15% स्कूल के पास है, लेस देन 10% आंगनबाड़ी हैव टैप वाटर। एग्जाम्पल दिया है। अदर हैंड 80% ऑफ स्कूल इन द उत्तर प्रदेश हैव एक्सेस टू टैप वाटर। पता नहीं उत्तर प्रदेश को ये ऊपर कैसे लेके जा रहे हैं, सरकार भी नहीं किया, चलो कोई नहीं। फिर ये आपको एक ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज करनी है। चाइना पाकिस्तान जॉइंट एक्शन लिया है कि तालिबान को स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करनी है, तो इस पर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया इतना काम किया है, अब ये दोनों साथ आ जाएंगे तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर देखो वाइल्ड लाइफ रेंज में आग लग रही है, देखो ये कैलिफोर्निया में, अभी वहाँ पे हीट स्ट्रोम चल रहा था आपका कनाडा और US में, तो क्लाइमेटिकल चेंज के इफेक्ट है। हम देखेंगे क्लाइमेटिकल चेंज से और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इतने हिंदू की न्यूज़ थी। मैं आता हूँ अपने बेसिक पर, मैं ऊपर इससे ऊपर आपको सारी पढ़ाई चुका हूँ। आगे चलता हूँ। आगे जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू फाइनेंशियल कमीशन के ऊपर आती है। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मैं थोड़ा पानी पीना है, 1 मिनट। हम आते हैं फाइनेंशियल कमीशन पर। अभी जो 15 फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशन आई है, इसकी एक स्पेशल बात बताता हूँ। इसने 2 तरह की ये जो होती है, इसे प्रेसिडेंट बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ये रिपोर्ट रखती है कि आने वाले 5 साल में आपको कैसे कैसे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्टेट को कैसे कैसे देना है पैसा। इन्होंने 2 सेपरेट रिपोर्ट बनाई है। एक बनाई है 2020 और 2021 की, 1 साल की, क्योंकि कोविड का टाइम था, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, एकदम से कन्फ्यूज़न आ गया था, तो ये रिपोर्ट तैयार की। एक तैयार की है इन्होंने 2021 से 2025 तक की। तो इन्होंने ये स्पेशल रहा है कि इन्होंने 1 साल की रिपोर्ट की है, जनरली ये 5 ईयर की देते हैं। आगे चलते हैं। तो 15 फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशन किया है कि जो आपका शेयरिंग है स्टेट के पास जाना चाहिए, डायरेक्टली पैसा जाना चाहिए 41%, 5 साल के पीरियड के लिए, 2021-22 से स्टार्ट होगा और 2025 तक जाएगा। अब कमीशन रिपोर्टेड द टेबल ऑफ पार्लियामेंट पे ने रिपोर्ट रखी है 15 फाइनेंशियल कमीशन ने। 15 फाइनेंशियल कमीशन है क्या? इट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेट डिटरमाइन द मेथड ऑफ द फॉर्मूला, कि पैसा कैसे डिस्प्यूट करना है, जो टैक्स कलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कैसे डिस्प्यूट करना है स्टेट के साथ। ये आर्टिकल 280 के अंदर आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, और बोलती है उसके अंदर क्या बोलती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंशियल कमीशन एट द इंटरवल ऑफ 5 ईयर और अर्लियर, वो चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। 15 फाइनेंशियल कमीशन इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2017 में, नवंबर 2017 को, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NK सिंह, क्योंकि इसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये रिपोर्ट तैयार करती है अपनी, जैसे 2025 के बाद नई फाइनेंशियल कमीशन आएगी उसे 2023 में अपॉइंट कर दिया जाएगा कि ताकि वो रिपोर्ट तैयार कर पाए। इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये 5 साल तक पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है 2025-26 तक। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्स ऑफ द यूनियन स्टेट। मतलब वर्टिकल क्या होता है, डायरेक्टली पैसा आपने जितना जैसे 100 रुपये हैं आपके, उसके 41 रुपये 41% डायरेक्टली आप स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दो पैसा उनके हिसाब से। एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया कि 41% डायरेक्ट पैसा दे दिया, तो 2020-21 में जो हुआ 41% देना है 5 साल तक। जो 14 फाइनेंशियल कमीशन थी उसने 42% बोला था, यानी कि इस साल 1% कम कर दिया सरकार ने। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर स्टेट था तो इनके पास भी पैसा जाता था। यूनियन टेरिटरी अब पैसा नहीं जाता, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता रहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन टेरिटरी है वो। तो अब इन्होंने ऐड कर लिया तो इसका 1% पैसा वो ऑलरेडी अपने पास रखेंगे, क्यों देंगे? ये सब हुआ। एक होता है इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये परफॉर्मिंग बेस पे होता है। जैसे आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं ना, कंपनी में एक डायरेक्ट सैलरी मिलती है, उसे बोलते हो वर्टिकल। जैसे आप परफॉर्मेंस देते हो, चीज़ें देते हो, तो उसके हिसाब से इंसेंटिव्स मिलते हैं कि आपने अच्छा काम किया, ये किया, इतनी प्रोग्रेस की, इतने आपको रेटिंग आई आपकी, इतनी ये चीज़ आई, उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव प्रोवाइड होते हैं। तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जैसे आप डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल क्या काम कर रहे हो, आपकी स्टेट की इनकम कैसी है उसके हिसाब से, आपके स्टेट में पॉपुलेशन या एरिया कैसा है उसके हिसाब से, या फॉरेस्ट कवर आपके एरिया में ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको पैसे ज़्यादा दिया जाएगा, उसके हिसाब से इंसेंटिव ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। फिर टैक्स आपने कलेक्ट कैसे किया उसके हिसाब से, लास्ट में पढ़ाऊँगा। फिर इसमें कुछ दिया जाता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू द स्टेट, कुछ पैसा डायरेक्टली स्टेट को दे दिया जाता है। कुछ प्रॉब्लम आ जाए उसके सामने, रिक्वायर्ड मनी पड़ रही है, फिजिकल नीड हो स्टेट को, तो पैसा उसको डायरेक्टली दे दिया जाता है। या फिर रेवेन्यू डेफिसिट हो जाए उसके सामने, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जो आपका करंटली है, जैसा आपने पैसा, एक नॉर्मल टर्म में बता रहा हूँ, आपकी आमदनी तो 50 रुपये, खर्चा आपने 1 रुपया कर दिया, तो 50 पैसे का क्या हो गया, आपका डेफिसिट हो गया। तो कहाँ से आएगा पैसा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आप ले लेते हो, भाई साहब भीख मांग लेते हो, दे दो, सब दे दो बस। ये कुछ चीज़ें होती हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स होते हैं, जब परफॉर्मेंस बेस पे कुछ ग्रांट्स दी जाती हैं। जैसे आपने दीज ग्रांट्स क्या रिसॉल्व द अराउंड द 4 मेन थीम पे होती है। जैसे आपने सोशल सेक्टर आपका कैसा है, हेल्थ और एजुकेशन पे आपका फोकस कैसा है, रूरल आपकी इकोनॉमी कैसी है, क्या आपने रूरल में एग्रीकल्चर रोड मेंटेनेंस रखी है, उसके हिसाब से आपके दिए जाते हैं, आपको ग्रांट्स दी जाती हैं। जो आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है आपके एरिया में उसके हिसाब से दी जाती है। थर्ड क्या है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कैसा देख रहे हो। जो जुडिशरी है, स्टेटिक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है जिस स्टेट में, उनको आप कैसे काम कर रहे हो। फोर्थ क्या है, आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं। जैसे पावर सेक्टर का आप कैसे काम कर रहे हो, पावर सेक्टर के ऊपर और भी चीज़ों के ऊपर आप कैसे काम कर रहे हो। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। फिजिकल स्पेस फॉर द सेंट्रल, जब टोटल 15 फाइनेंशियल कमीशन जो है वो ट्रांसफ़र करेगी अपना डिवोल्यूशन ग्रांट कॉन्स्टिट्यूट 34% एस्टिमेटेड द ग्लोबल ग्रॉस रिवेन्यू रिसिप्ट। बिल्कुल मत याद रखो। ग्रांट टू द लोकल गवर्नमेंट, अब ये क्या है, जो फाइनेंशियल कमीशन है ये भी बोलती है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसको भी ग्रांट्स दी जाती हैं। जैसे आपने कोई मिशन चलाया, आपने कोई मिशन चलाया स्वच्छ भारत मिशन, अब ये तो नहीं है स्वच्छ भारत मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया, तो उसे इम्प्लीमेंट तो लोकल गवर्नमेंट कर रही है ना, शौचालय तो लोकल गवर्नमेंट बना रही है ना, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है, तो डायरेक्टली वो लोकल गवर्नमेंट को भी दे सकती है पैसा इंसेंटिव्स बेस पे बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे मिलियन प्लस सिटीज़ है, चैलेंज फंड है, इनको पैसा वो डायरेक्टली दे सकती है। इंप्रूव करो अपनी एयर क्वालिटी को, सप्लाई करो ड्रिंकिंग वाटर को, सैनिटेशन को, तो सारी चीज़ में आ गई, तो डायरेक्ट भी लोकल गवर्नमेंट को पैसा दे सकती हैं। कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है जो आप पैसा भेजते हो, एक तो मैंने बता ही दिया कि वो फिजिकल फेडरलिज्म है, सेंट्रल के हाथ में कंट्रोल रहता है चीज़ों का, पैसा नहीं भेजती है कभी, अकाउंटेबल नहीं है, बोल तो दिया पैसा दे देंगे पर देती नहीं है। फिर जो आपका हॉरिजॉन्टल, आपके जो डिवोल्यूशन क्राइटेरिया है, जो पॉपुलेशन बेस है, एरिया बेस है, फॉरेस्ट इकोलॉजी बेस है, इनकम डिस्टेंस बेस है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बेस है, ये मैं आपको नीचे एक डायग्राम की मदद से बताऊँगा। फिर टैक्स एफर्ट है, आप पहले चीज़ें देखो क्या क्या चीज़ें थी 2014 में, किस बेस पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो आपको इंसेंटिव दिए गए। 15 में किस बेस पे किया गया। जो 14 में था उसमें 4 बेस थे, एक तो था आपके इनकम,
आपकी स्टेट की कैसा है, उसका 51% रखा गया था उसका। फिर आपकी फॉरेस्ट इकोलॉजी आपकी कैसी है एरिया में, फिर आपका एरिया के हिसाब से 15% और पॉपुलेशन के हिसाब से 27%। अब जो 15 आई इसमें और चीज़ बढ़ा दी गई, जैसे टैक्स एफर्ट बढ़ा दिए गए आपके, फिर इसमें और क्या बढ़ा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बढ़ा दी गई आपकी, और चीज़ों आपको कम कर दी। अब इसमें बता दूं क्या क्या चीज़ें हैं कि पहला जो इफेक्ट रखेंगे टैक्स। आप टैक्स कैसे, आपकी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को कितने अच्छे से कलेक्ट कर रही है, कितने ट्रांसपेरेंसी कलेक्ट कर रही है, कितने जल्दी कलेक्ट कर रही है, पहला उसके हिसाब से अगर अच्छा कर रहे हो तो 2.5% आपको पैसा और मिलेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कैसे काम कर रहे हो, वो अच्छा काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा 12.5। इनकम डिस्टेंस, अगर आपके देश में गरीब जनता है, आपकी स्टेट में गरीब जनता है, तो उसके हिसाब से आपको 45%, ये सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आपको याद रखना है, जैसे ट्राइबल एरिया है, एसटी एरिया है, डेवलपमेंट के लिए उसे पैसा चाहिए तो उसमें 45% उसके हिसाब से। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, अगर आप फॉरेस्ट पे काम कर रहे हो तो आप क्या काम कर रहे हो, फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा रहे हो तो आपकी क्या काम होगी, इंडस्ट्री जो आपके एरिया में कम होंगी तो आपकी डेवलपमेंट तो कम हो गई है, फॉरेस्ट बढ़ेगा। तो अगर फॉरेस्ट बढ़ रहा है कोई बात नहीं, टेंशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। आपका एरिया बड़ा है तो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। जो यूपी का एरिया बड़ा है इन कम्पेयर टू गोवा, तो यूपी को पैसा मिलेगा। अब आता है पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन का पहले 27% तक घटा के 15 कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि जो कुछ स्टेट है साउथ की वो बोलती हैं यूपी की पॉपुलेशन 30 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, क्यों हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कम काम कर रहे हैं, वो कंट्रोल करने में काम नहीं कर रहे, उनको फिर भी आप पैसा ज़्यादा दें। ठीक है, ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा है, पर इनको गवर्नमेंट ने घटा के 15 में से वो कहाँ लेके चली गई, वो 12 उसने अलग कर दिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में उसने पहुँचा दिया। फिर फॉरेस्ट इकोलॉजी के लिए भी बढ़ा दिया उसने, फिर टैक्स एफर्ट में 2.5% ऐड कर दिया। ये कुछ नए ऐड हुए हैं, ये याद रखना। कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने थे, 1 2 3 4, 2 कौन से ऐड हुए हैं, वो हुआ है आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट, ये 2 परफॉर्मेंस उसमें ऐड हुए हैं। अब आता है जल जीवन मिशन के बारे में, जो मैंने आपको बताने वाला था। ये इसमें क्या था कि 55 लीटर पानी हर घर को मिलेगा दिन के टाइम पे, एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू द फंक्शनल टैप कनेक्शन बाय 2024 तक। तो ये लाइन बिल्कुल प्री में डायरेक्टली पूछी जाएगी। वो 22 कर देगा, इसका घुमा देगा, इसमें 20 कर देगा, कुछ भी घुमा सकता है। क्योंकि जल जीवन मिशन का जो प्लान है कि 55 लीटर पानी हर घर हर गांव के एक टैप से पहुंचाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम है। इट ऑल्सो जो कंपासिस करती है कि प्रोटाइज देना है आपको, किसी को प्रोटाइज देना है कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होना चाहिए, क्वालिटी हो पानी की, ये नहीं कि बेकार हो। स्पेशली उन एरियाज़ में जो ड्रॉट जिसमें आता है कि सूखा पड़ता है, डेजर्ट एरिया में, उसमें पहुँचाओ, या फिर संसद जो आदर्श ग्राम योजना उन विलेज में अंदर तक पहुँचाओ। प्रोवाइडिंग करना है फंक्शनल टैप कनेक्शन स्कूल्स, आंगनबाड़ी सेंटर, ग्राम पंचायत, हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, कम्युनिटी बिल्डिंग, उनको भी प्रोवाइड करना है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करना है, कुछ टेक्नोलॉजी लेके आओ कि वाटर की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो पाए। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, द मिशन इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिटी अप्रोच टू द वाटर एंड इंक्लूडिंग द एक्सटेंटिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन द की कंपोनेंट ऑफ द मिशन। मतलब ये क्या है, कम्युनिटी अप्रोच टू द वाटर। उसमें बहुत सारी चीज़ की गई हैं कि कुछ को नॉलेज हो किस चीज़ के बारे में, सब चीज़ अपनी नॉलेज रखो। जो JJM है आपका जल जीवन मिशन है, क्रिएट करेगा जन आंदोलन ऑफ वाटर एंड देयरफॉर मेकिंग एवरीवन प्रायोरिटी, सबको प्रायोरिटी मिलेगी इस चीज़ में। अब फंडिंग कैसे है, 90 और 10%, सेंट्रल गवर्नमेंट 90 और स्टेट गवर्नमेंट 10% उन एरिया के लिए जो हिली एरिया है या नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, और जो प्लेन रीजन है उनमें 50-50, और 100% यूनियन टेरेटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट इस स्कीम को करेगी। तो बहुत अच्छी बात है, हमने जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ आपको। ये आ गई है इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ आ गई है। यहाँ पे देखो अभी क्या बोला है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो पूरे वर्ल्ड में देखो ये ख़त्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ख़त्म क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज ख़त्म हो रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, ये डार्विन पॉइंट ऑस्ट्रेलिया ऐसे है, ये तस्मानिया सी है, यहाँ पे आपका तैमूर सी है, यहाँ पे आपका ये तस्मानिया है, ये सी है, यहाँ पे आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत लंबे चल के आते हैं इधर, ये पूरे ग्रेट बैरियर रीफ है। इधर आपका न्यूजीलैंड है, तो इधर ही ग्रेट बैरियर रीफ है। ये क्या करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है, इकोसिस्टम है, जो नॉर्दर्न ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे आते हैं, और ये राइजिंग द ओशन टेम्परेचर की वजह से कहीं ना कहीं इनको खतरा होता जा रहा है।
तो ओशियन टेम्परेचर तो बहुत इफेक्ट किया है। देखो आग लग रही है, ओशियन है, मैंने आपको फ्रंट पेपर पे बताया स्लाइडिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है। क्या कारण है? एक ही कारण है, क्लाइमेटिकल चेंज, सीवियर इम्पैक्ट ऑन लैंड। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्लाइमेटिकल चेंज होगा धरती के ऊपर, धरती डिग्रेडिंग कर देगी अपनी मल्टीपल जो उसकी स्ट्रेस है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ऐसे बंजर बना देगी। हीट वेव लोगों की जान भी ले सकती हैं और इंटेंसीफाई हो जाएंगी, बिकम द फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट करेगा, शिफ्ट कर रहा है। देखो बारिश कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही है। वाटर स्कैरसिटी आ जाएगी, जब पानी बारिश नहीं होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, रोक नहीं पाएगा उसको, तो इतने रोक पाएगा जितना कैपेसिटी है, और जहाँ पे होगी नहीं वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी आ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो। क्लाइमेटिकल चेंज हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी, खुद देखो सूखा पड़ जाएगा जगह जगह एरिया पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी, क्रॉप ईल्ड में प्रॉब्लम आ जाएगी, लो लाइवली स्टॉक प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, जो आपके जानवर भी है ना वो भी, उनमें भी कमी आ जाएगी कहीं ना कहीं। एग्रीकल्चर पूरा इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा। व्हाट जो ड्राइव्स हैं क्लाइमेटिकल चेंज में है, एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज़ फॉर सिग्निफिकेंस क्लाइमेटिकल चेंज के टुगेदर, एंड दे प्रोड्यूस 23% ह्यूमन कॉज इमिशन जो हम करते हैं उसके वजह से। डिफॉरेस्टेशन, फूड प्रोडक्शन में जो ऑफ्टन जो टाइड हो गए हैं टुगेदर, फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर एग्रीकल्चर, जो पेड़ काटे जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। द ग्लोबल फूड सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है अप टू 37% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। जो आप खाना पाना खाते हो ना, 37% जो ग्रीन हाउसेस एमिशन होता है वो प्राइमरी इन चीज़ों से ही होता है। तो द राइजिंग द कैटल एंड द अदर जो आपके न्यूमिनेंट्स हैं, कल्टिवेटेड राइस हैं, जो अप्लाइंग द फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ें हैं जो आपकी धरती के ऊपर, लैंड के ऊपर होती हैं। कुछ सॉल्यूशन बताएं आपको। अडॉप्टिंग करना है फार्मिंग प्रैक्टिस दैट वर्क विद नेचर, ऑर्गेनिक टाइप की हो गई। एलिमिनेटिंग करना है फूड वेस्ट, खाना ख़राब मत करो। ईटिंग करना है बैलेंस डाइट, अब फालतू की चीज़ खाए जा रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं ये सब चीज़ में। आपको स्विचनिंग करना है कि बैलेंस रखना चाहिए, एक तरह से जो डाइट है आपकी रिच लेनी चाहिए, प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए, सस्टेनेबल प्रोडक्ट, एनिमल सोर्स फूड होने चाहिए। ये सब चीज़ों पर आपको वर्क करना है। आपको कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन कम करके एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। अगर क्लाइमेटिकल चेंज होता है, एक्सट्रीम इवेंट में जाता है, तो इम्पेक्ट क्या होगा? 35 मिलियन पीपल अफेक्टिंग बाय द फ्लड। 35 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, कम से कम 3.5 करोड़ के आसपास लोग कहाँ पे जाएंगे? वो इसमें जाएंगे। ओशियन एसिडिफिकेशन, यानी कि ओशियन ऐसा एसिडिक हो जाएगा कि पानी आप छू ही नहीं सकते। पेट लैंड इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पेट लैंड जो है, आपके पेट लैंड जो है वो सारा सिस्टम हो जाएगा। 1600 प्लस डेथ हो जाएंगी हीट वेव से, जो हीट वेव हो रही हैं उनसे डेथ हुई है, ये सब चीज़ें हैं। 8,83,000 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। जब फ्लड आ जाएगा रीजन से तो ड्रॉट आ जाएगा, सूखा पड़ेगा, फ्लड आएगा, लोग इधर उधर डिस्प्ले करा है लोगों ने। ग्लोबल ऑक्सीजन जो है और जो उसकी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी, जब एसिडिक बन जाएगा। प्लस 2 मिलियन पीपल डिस्प्लेस बाय द वेदर, क्लाइमेटिकल लिंक डिजास्टर से चेंज करेंगे। 821 मिलियन जो आपके अनन्यूट्रिशस, मतलब कि अंडर जो न्यूरिशिंग रहेंगे बच्चे, मतलब अंडर न्यूट्रिशन बोल डायरेक्टली, पार्शली ड्यू टू द ड्रॉट के कारण हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम फेस हो सकती है। दूसरी न्यूज़ भी आपकी शार्क से रिलेटेड आती है, जो आपका साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजन कोऑपरेशन है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। ये क्या बोल रहे हैं, जो आपका ये शार्क है ये बंद पड़ा है, इसको स्टार्ट करके अफ़गानिस्तान के इशू के लिए इस पर काम कर सकते हैं, जो इसकी कैपेबिलिटी है उसको चेक कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। यही सारी इसमें घुमा फिरा के चीज़ें दी गई। आप पढ़ लेना कि कैसे कैसे अफ़गानिस्तान में चीज़ें हुई। अफ़गानिस्तान में पहले यूएसएसआर का पार्ट था, उसने लड़ाई के लिए बात लड़ी, फिर खाली पड़ा रहा, फिर वैक्यूम पड़ा रहा, किसी ने कब्ज़ा नहीं किया तालिबान पे, तो अफ़गानिस्तान पे, तो तालिबान को वहाँ पे एक लेवल प्ले फील्ड गेम मिल गया कि कैसे अफ़गानिस्तान में वर्क कर पाएँ। उसके बाद यूएस आ गया, यूएस ने 26/11 के बाद यूएस वहाँ पे आ गया। यूएस ने क्या किया, यूएस ने वहाँ पे अपना कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि यूएस ने क्यों किया? क्योंकि यूएस पे अटैक हुआ था, आपने जो अटैक हुआ था यूएस पे 26/11 का, उसके बाद यूएस ने आ गया। फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्री, एक तरह से ये है कि अब आपको टाइम है कि ऐसा टाइम है कि काउंटर कर सकते हो चाइना पाकिस्तान जो साथ में आके काम करना चाहते हैं, आपको इसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये है क्या, ये इस्टेब्लिश किया गया था शार्क, इसको ढाका में इस्टेब्लिश किया गया था, ढाका बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 को। अफ़गानिस्तान इसका मेंबर बना था।
2005 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका काठमांडू नेपाल में है। ये 3% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड का एरिया 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन और 3.8% वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, पूरे फर्टाइल एरिया है एक तरीके से देखा जाएगा। और इसमें मतलब कि कॉमन इसमें ट्रांजिशन है, ड्रेस है, फूड, बहुत कॉमनिटी है इस एरिया में पूरे में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। कंट्री कौन कौन सी है, बॉर्डरिंग टच जितनी भी कंट्री है इंडिया से, देखो ये इंडिया का बॉर्डर है, पहला अफगानिस्तान भी टच करता है, पीओके में आता है, भले से टच करता है, पाकिस्तान करता है, 1 2 3, बांग्लादेश करता है 4, म्यांमार करता, उसे भूटान करता है 5 और ये करता है 6। तो इसमें एक कंट्री आती है, इसमें कंट्री आती है, इसमें 7 कंट्री आती है, नेपाल, श्रीलंका और देख लेंगे आपको। तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, हाँ इंडिया हो जाएगा ना 7, नेपाल, मालदीव्स भी आते हैं, और आपका पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। देखो इसमें ये नहीं आता तो हम इनका यूटिलाइज़ करके यहाँ पे शांति कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर इनकी मीटिंग करें तो यही है कि रिलेवेंट मूव होगा इंडिया के लिए। एक तरह से रीथिंक करना चाहिए, ये शार्क नेशन है जो ख़त्म पड़ा है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल साइलेंट पड़ा है, हम इसे कर सकते हैं और हम चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसके लिए। फिर ये भी इंडियन एक्सप्रेस की आती है, ये बोलते हैं कास्ट सेंसेक्स डिबेट। अभी क्या चल रही है, सेंसेक्स होने वाला है, अभी होने था, टाल दिया गया। तो कुछ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि ST SC का अलग से निकालो, कुछ बोल रहे हैं OBC का अलग से निकालो, कुछ बोल रहे हैं मत निकालो, कुछ बोल रहे हैं निकालो। हमें नहीं पता कौन निकालो, क्यों ना निकालो, हमें क्या पढ़ना है, सेंसेक्स पढ़ना है। सेंसेक्स क्या होता है कि आपके डेसिनियल सेंसेक्स होता है, मतलब 10 साल में एक बार होता है, अब तक 15 बार करा दिया चुका है, 2021 से 15 बार, 2021 तक 15 बार हो चुका है। ये 10 साल में एक बार होता है। ये स्टार्ट हुआ था 1972 में, ब्रिटिश टाइम पे लॉर्ड विक्टोरिया मायो, वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड मायो, उन्होंने स्टार्ट किया था ये। पर प्रॉपर तरीके से फर्स्ट कंप्लीट सेंसेक्स जो कराया था 1981 में, जो प्रॉपर तरीके से हुआ था तब हुआ था, पर 1972 में स्टार्ट कर लिया गया था। फिर पोस्ट 1949 के बाद ये कंडक्ट किया गया, रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसेक्स कमिश्नर जो इंडिया के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आते हैं, इन्होंने ये स्टार्ट किया और 51 में किया गया, ये दोबारा से कंडक्ट किया गया, तब से चलता है, कंटिन्यूसली आ रहा है, कंटिन्यूस चलता तो 1881 से ही ये आ रहा है। 2021 में होगा अब ये, तो 2021 में क्या नया है, 2021 में ये नया है कि 2021 वाला जो है इसे 18 लैंग्वेज में कराया जाएगा, जो 2011 वाला था 15 लैंग्वेज में था। और 22 आउट ऑफ 22 जो आपकी शेड्यूल लैंग्वेज है, जो 8 शेड्यूल में आती हैं आपकी, उसमें से 18 लैंग्वेज पे कराया जाएगा। एंड इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश इसमें नहीं आती है शेड्यूल लैंग्वेज में, याद रखना, ये इसमें कराया जाएगा। 2011 वाला 16 पे कराया गया था, 16 पे कराया गया था, जो आपकी 22 शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर है उसमें से 16 पे कराया गया था, ये सब इसके अंदर कराया गया था। इट ऑल्सो विल इंट्रोड्यूस द कोर डायरेक्शन स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, इसमें करेंगे और भी चीज़ों का यूज़ होगा। थर्ड जेंडर का यूज़ करेंगे, जैसे होता है ना थर्ड जेंडर का लिया, वो यूज़ करेंगे। एक रफली फिगर लिखी थी 5, जो मतलब 5 लाख जो पीपल थे वो अदर कैटेगरी से आते थे 2011 में, और वो रफली था। अब एक प्रॉपर तरीके से करेंगे थर्ड जेंडर, कितने हैं इंडिया में थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लोग। फर्स्ट टाइम किया है इन द 140 ईयर ऑफ द हिस्ट्री सेंसस ऑफ इंडिया, डाटा इज प्रपोज कलेक्टेड थ्रू द मोबाइल ऐप। अब एक गैजेट दिए जाएंगे उन्हें, उसके थ्रू वो कलेक्टेड करेंगे। अब कुछ इस सेंसस की हिस्ट्री है कि 1871 से पहले भी था क्या इसका ऐसा कुछ काम, हाँ बिल्कुल था, बहुत सारी देखा गया कि हमारा साइज सेंसेक्स क्यों किया जाता है, इंफॉर्मेशन साइज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सोशल इकोनॉमिक स्कीम्स जो होती हैं, डेमोग्राफिक फिगर के लिए कि कंट्री पॉपुलेशन कहाँ कैसे है। ऋग्वेदा के टाइम पे सम काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन काउंट किया गया था, ये 800-600 BC के टाइम पे। फिर जो अर्थशास्त्र कौटिल्य का था, इसके टाइम पे भी थोड़ा बहुत उस पर देखा गया था, काउंट किया गया था। फिर मुगल किंग थे अकबर, उनके टाइम पे नहीं अकबरी थी, उसमें कुछ डाटा इंक्लूड किया गया था पॉपुलेशन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। एक सिस्टमेटिक मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस किया गया था 1965 में, 1872 में, पर वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया था। फिर जाके 1881 में प्रॉपर तरीके से किया गया था, जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। अब तक इंडिया में सेंसस 2011 तक हो चुके हैं, और जो 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ पॉपुलेशन है। तो आप याद रखो कि एनआई अकबर में जो मुगल अंपायर थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऋग्वेदा में कहीं ना कहीं मेंशन है। फेक न्यूज़ मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूँ। लास्ट में आपका आता है चाइना, जो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको इसमें बस ब्रेन एक्सरसाइज करनी है। ब्रेन एक्सरसाइज का मतलब पता है क्या होता है, आपको लिखना नहीं है, सोचना है। अगर चाइना पाकिस्तान साथ में आता है, रिसॉल्व करते हैं अफगानिस्तान का इशू, क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इंडिया पे अच्छा पड़ेगा, क्या इंडिया पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा,
ये आपको बस सोचना है। दूसरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फ्री क्लाइमेटिकल रिस्क भी पढ़ा चुका हूँ, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है जगह जगह पर, मैं फूड सिक्योरिटी भी पढ़ा चुका हूँ। तो इतनी फ्रेंड्स, इतनी ही न्यूज़ थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें। वीडियो लंबी होती है, लंबी होगी क्योंकि समझाया बहुत लंबा जाता है। बहुत बहुत आपके लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।